है टॉपर बैच 2025 का पेपर सॉल्यूशन 2024। ये आपका हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम का मिक्स पोर्शन है। इसके पहले फार्मास्यूटिक्स का ठीक पेपर सॉल्यूशन 2024 को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक, यहाँ पर बैच अभी तक जिस भाइयों ने ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ आपकी यदि ख्वाहिश है तो आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टॉपर बैच आपका तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता। टॉपर बैच का फीचर देखा जाए तो इसमें आपको पेपर सॉल्यूशन 2022 का, पेपर सॉल्यूशन 2024 का और 23 का पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। लास्ट में आपको सुपर 25 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन में 10 लॉन्ग क्वेश्चन, 14 शॉर्ट क्वेश्चन और 30 से लेके 50 1 मार्क के क्वेश्चन को रखा जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। अभी तक अपने टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चाहे वो आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, कोई भी आप बंदा ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम चलते हैं अपनी नैया पार की तरफ। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा है नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। ये क्वेश्चन पहले हम फार्मास्यूटिक्स के बारे में, ये पेपर है आपका प्यारा सा, और ये कब हुआ था पेपर, आपका 9 जून को पेपर स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए जून में ही एग्जाम हुआ था, बट 22 जून 2024 को हुआ था। ठीक, यहाँ फार्मास्यूटिक्स का पेपर कोड की बात की जाए तो 2601 है। ठीक, टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा के अंदर आपको करना रहता है। मार्क की बात की जाए तो 80 नंबर टोटल आपको दिया जाएगा। कितना? 80 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और 20 नंबर आपका कॉलेज देगा। अब डिपेंड करता है आपके बिहेवियर वगैरह पे कि कैसा आप बिहेवियर कर रखे, उसी के अकॉर्डिंग अपना वो नंबर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये फार्मास्यूटिक जानते हैं, यहाँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप पेपर में किसी भी तरह का नंबर अथवा पैसा या कोई भी चीज़ अननोन चीज़ मत लिखिएगा, नहीं तो आप दुविधा में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि पार्ट की बात की जाए तो टोटल 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 7 होते हैं। किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। जो आपको अच्छे से आता उसी को अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का 30 नंबर यहाँ से मिलेगा। पार्ट बी जो रहता है शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। कितना? शॉर्ट क्वेश्चन तो टोटली 11 क्वेश्चन रहता है। किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना था। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। तो ये आप जनरल चीज़ें जानते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जान भी जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। ठीक, हम सीधे मेन मुद्दे पे चलते हैं, पार्ट ए पे। अब देखिए पार्ट ए अपनी कॉपी पे जब शुरू करिएगा तो कॉपी के सबसे टॉप पे लिखिएगा पार्ट ए हम कर रहे हैं। यदि पार्ट बी आ रहा है तो बी पार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं तुम्हारे पास पोर्शन है कि आप कि बोलिएगा गोली मार देंगे नहीं तो पहला पार्ट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पार्ट आपको अच्छे से आता उसी पार्ट को पहले अटेम्प्ट कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? डिफाइन नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इनुमरेट देयर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम को बताना पड़ेगा, इसका लाभ और हानि के बारे में पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, तो आपके सामने ये रहा नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NDDS बोला जाता है। इसको भी याद रखिए क्योंकि एक नंबर में कह देगा फुल नेम ऑफ NDDS, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ से लिया गया है। सभी को नमस्ते। अब प्लीज़ चैट थोड़ा देर रोक दीजिए, अब केवल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से अब समझिए, ध्यान से पूर्वक समझिए एकदम अच्छे तरीके से। क्या लिख रखा? नोबल ड्रग्स। सुने होंगे पहले ज़माने में आयुर्वेदिक वगैरह प्रयोग किया जाता, बट अब नई नई जो दवाइयाँ आती सब नोबल ड्रग्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। क्या लिख रखा? एक नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम में फ्रेश अप्रोच के साथ, मतलब नई उन्नति के साथ, डेवलपमेंट, फार्मूलेशन, न्यू टेक्नोलॉजी तथा न्यू मेथडोलॉजी से, मतलब नए नए मेथड से पद्धति को जोड़ती है, ताकि प्रत्येक औषधि प्रभाविता के साथ साथ तुम्हारे पास सुरक्षित भी रह सके। सिंपल से समझिए, नोबल ड्रग्स डिलीवरी ऐसा सिस्टम है हम जिसमें नए नए अप्रोच की दवा को कैसे डेवलपमेंट करना है, फार्मूलेशन कैसे करना है, उसका न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, नए मेथडोलॉजी का प्रयोग करना, इन सबको हम नई नई टेक्नोलॉजी से जोड़ते जा रहे हैं, जिससे दवाइयाँ क्या हो प्रभावित के साथ साथ तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं। अरे यार फार्माकोलॉजी पर अभी तो बताए हैं, पेपर सॉल्यूशन 2024 का तो एक कराएं, एक ही दिन में सब थोड़ी ना करा दिया जाएगा मेरे भाई। आप सब लोग भी अभी कह रहे थे
लेक्चर लेते ही बोल दिए सर हॉस्पिटल कम्युनिटी का कब बताएंगे, मतलब एक ही दिन सब करा दिया जाए। इसे गजब गजब इंसान है। प्रभाविता के साथ साथ सुरक्षित भी रहे। ठीक, तो ये नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के बारे में हो रही है। नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, कोई भी दवा को, ठीक है, कोई भी दवा को लॉन्ग हाफ लाइफ, मतलब वो लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रहे, बेटर से बेटर, ठीक है, न्यू ड्रग्स यानी औषधि का विकास शामिल है। नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के अंदर दवा की सेल्फ लाइफ को देखा जाता है कि दवा बेटर है कि नहीं, ये देखा जाता है। न्यू ड्रग्स, हमें कैसे नया नया ड्रग्स बनानी है जो ज़्यादा इफेक्टिव हो और सेफ भी रहे, सब कुछ किस सिस्टम के अंतर्गत आता है, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट क्या लिख रखा है, एनडीडीएस के अंतर्गत दवा की क्षमता, मतलब उस दवा की कितना क्षमता है। कंट्रोल ऑफ ड्रग डिस्चार्ज, मतलब हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर एक्चुअल में ड्रग्स कैसे डिस्चार्ज हो रही है। प्रभाव आदि का यानी नियंत्रण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ठीक है, मतलब नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर देखा जाए तो कोई दवा की कितनी क्षमता है, वो हमारे शरीर के अंदर कैसे डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। इससे दवा का प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत कोई भी दवाइयाँ रहती तो उसकी क्षमता ज़्यादा रहती, जो ज़्यादा क्या रहेगा, इफेक्टिव नेचर की होती है। ठीक, तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन था किसके बारे में भाई यार, ठीक है, इसी टाइम सारा कमेंट भर डालेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जितने भी होती हैं सब तुम्हारे पास नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो ये आपके सामने नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में रहा है। ठीक, अब यहाँ सामने दे रखा क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इतनी हमारे पास क्लासिफिकेशन की गई है नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत, मतलब नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत इतने चीज़ों में आप जा सकते हैं आराम से। ठीक है, कहाँ ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सस्टेन इन कंट्रोल रिलीज औषधि वितरण, मतलब क्या होती है, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ, ये कौन है जी, ठीक है, वेट करना भाई, इसी में यार सारा, मतलब जब स्टार्ट किया जाता है तो उसी में सारा सब कर देते हैं। ठीक है, ये भी नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो सस्टेन तथा कंट्रोल रिलीज औषधि का वितरण कैसे हमारे शरीर के अंतर्गत होता, सब नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए। जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत सारी दवाइयाँ आती है जिसपे एसआर लिखा होता है, जैसे पेंटाप्रोजोल डोमप्रिडोन एसआर, यानी पेंटॉप डीएसआर। एसआर होता वही सस्टेन रिलीज, मतलब हमारे शरीर के अंदर कैसे धीरे धीरे रिलीज होगी, अपने काम को लंबे समय तक मैनेज करने का काम करेगी। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। सूक्ष्म कैप्सूलीकरण, ठीक है, सूक्ष्म कैप्सूलीकरण क्या होता है, दवाओं को बहुत छोटा बनाया जाए और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का काम एनडीडीएस के अंतर्गत रखा जाता है। नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे नज़ल के थ्रू हमारे शरीर के अंदर इंटर करा दी जाती है और उतना ही इफेक्टिव होती हैं। ठीक, तो ये इस सिस्टम, यानी ये भी क्या होते हैं, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे इनहेलर के रूप में दी जाए, गैस के रूप में जाए, मतलब किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जाना है। इसमें मोस्टली क्या प्रयोग किया जाता है, गैसेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में रैपिड एक्शन, मतलब एनडीडीएस जो ड्रग्स होनी चाहिए, सबसे पहले एनडीडीएस ड्रग्स यदि होनी चाहिए, ठीक है, यदि एनडीडीएस ड्रग्स होनी चाहिए तो रैपिड एक्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रैपिड एक्शन करना चाहिए। रैपिड एक्शन मतलब एक बार अपने शरीर के अंदर चल जाए तो तुरंत काम करे और लंबे समय तक अपने आप को मेंटेन करके रखे। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, पल्मोनरी ड्रग्स, ठीक है, सिस्टम, यानी पल्मोनरी मतलब हमारे शरीर के अंदर लंग्स के थ्रू इंटर किया जाए। क्या, लंग्स के थ्रू हमारे शरीर के अंदर इंटर कराया जाए, वो भी नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक, नैनो पार्टिकल, ये तुम्हारे पास क्या होगा, नैनो पार्टिकल मतलब जो भी पार्टिकल होने चाहिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में होने चाहिए और बहुत तगड़ा काम करें। जैसे छोटा बोलते हैं ना, छोटे हैं, देखने में छोटे लगे बट चोट करेगा भी, सेम टू सेम हमारे पास नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हूबहू ऐसे ही होते हैं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट पोर्शन में क्या लिख रखा है मेरे भाई, ठीक है, पेरेंटल कंट्रोल रिलीज होना चाहिए, मतलब ये हमारे शरीर में जाए तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर रिलीज करे और अपने एक्शन को लंबे समय तक परफॉर्म करके
रखे, ऐसा होना चाहिए। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं ना, जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सबको सही करने के लिए हम यूटी यानी क्या होते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस सिस्टम के थ्रू उनके शरीर के अंदर इंटर करा देते हैं और अपने एक्शन को धीरे धीरे परफॉर्म करता है। उसमें जैसे कहीं हमारे यूरिनरी सिस्टम में कहीं थोड़ा सा दिक्कत होती तो उन सबको सही करने के लिए, ठीक, ये हो गया। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग से यानी डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आती है, ठीक है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आती, मतलब हमारे शरीर के अंदर जाएगा, गैस्ट्रो सिक्रीट के द्वारा हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये भी हमारे पास नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इतना था हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक। चलिए, ये हो गया इन सब के बारे में। फिर क्या हुए, एनडीडीएस का एडवांटेज यहाँ पर लिखा गया है, एडवांटेज ऑफ एनडीडीएस दवाइयाँ, मतलब इसका तुम्हारे पास क्या होता है, लाभ क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता, देखिए इसमें एनडीडीएस इस समय बहुत सारे लाभ है, मतलब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एनडीडीएस का बहुत सारे लाभ है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, पहला लिखा है वांछित औषधियाँ सांद्रता नियंत्रण दर को बनाए रखने के लिए वितरण में किया जाता है, ठीक है, यह सर फार्माकोलॉजी करा दिया गया भाई, ठीक है। तो वांछित औषधियाँ सांद्रता मतलब दवाइयाँ सूटेबल होती है, जो सस्टेन रिलीज होती है हमारे शरीर के अंदर, धीरे धीरे अपने एक्शन को परफॉर्म करती है, नियंत्रण दर को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए हमारे पास एनडीडीएस दवाइयाँ खाने में थोड़ा सा लाभदायक होता है। इसमें सटीक खुराक की मात्रा दी जाती है, सटीक खुराक मतलब खुराक फिक्स होता, कितना अमाउंट मिलेंगे आप मस्त हो जाएंगे। बेहतर प्रभाव यानी करिता एवं सुरक्षा, बहुत सारे बेहतर कि मतलब शरीर के अंदर जाए तो प्रभाव करे, जिसमें कुछ दवाइयाँ तू तो दवाइयाँ देहला मर्दे काम नहीं कैले, प्रभाव के साथ साथ सुरक्षा भी होना चाहिए। सुरक्षा नहीं रहेगा, मान लो तो कोई दवा खा लिया, साइड इफेक्ट हो गया, मर आ गया, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, टारगेट अथवा स्पेसिफिक यानी खुराक के साथ औषधि के विशिष्ट वितरण होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो जाए तो अपने टारगेट साइट पे जाके और अपने एक्शन को परफॉर्म करे, उसे सही करे, ऐसा होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास लाभ होता है। रहन सहन के रोगियों के लिए सहायक हो, रहन सहन मतलब जो नॉर्मल लाइफ टाइम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दवाइयाँ खा ली अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन सब में क्या होता है, सहायक होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये होता है किसके अंतर्गत, एनडीडीएस का लाभदायक होता है, लाभ होता है। अब भैया लाभ है तो किसी चीज़ का लाभ है तो हानि भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनडीडीएस का हानि, इसमें क्या होता है, निर्माता में निर्माण में ज़्यादा खर्चा। तब बताइए इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा तो खर्च थोड़ा सा लगभग करेगा, तो निर्माण में तुम्हारे पास खर्चा लगता है। शिक्षित एडवांस निर्माता का फुल एजुकेशन होना चाहिए, मतलब जो भी पर्सन बना रहा उसके बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो सब नैनो पार्टिकल दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब उसके बारे में फुल एजुकेशन होना चाहिए। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट के बारे में एजुकेशन होना चाहिए, जो पेशेंट इंटेक कर रहा तो उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। रख रखाव में प्रॉब्लम, मतलब इन दवाओं को, जैसे आप दवाइयाँ लाते हैं, ठीक है, हम लोग सब करते हैं क्या, जैसे पैरासीटामॉल खा लिए हैं, 2-3 टैबलेट भी ताक हम फेंक दिए, एक महीना बाद फिर बुखार आ लो तो तक हम फेंकले डाली खा ला, ऐसा नहीं होना। तो इसमें होता रख रखाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सब दवाइयाँ न्यूअर ड्रग्स होती हैं, तो इनके सूटेबल मात्रा में जब नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी भाई, ख़राब हो जाएगी, ठीक। तो रख रखाव में प्रॉब्लम होती। खुराक खराब होना, खुराक खराब होना क्या होगा, जब बनाया जाता तो कईयों बार मेथड से प्रयोग किया जाता, कहीं थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो इससे बहुत सारा खुराक खराब हो जाता है। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का फुल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या लिखा है, डिफाइन साइज रिडक्शन, मतलब साइज रिडक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, मतलब साइज रिडक्शन के एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, इसको बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, मतलब बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जो साइज रिडक्शन में अपना, ठीक है, मैकेनिज्म होता, उसको भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन दिया है, साइज रिडक्शन सबसे पहले बताना पड़ेगा, क्या उद्देश्य है इसके बारे में बताना पड़ेगा, अलग अलग मैकेनिज्म बताना पड़ेगा साइज रिडक्शन का। तो आप समझ गए होंगे साइज रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। साइज रिडक्शन क्या होता है, अभी सुने होंगे कि थोड़ा सा आम लाओ यार, मिक्सर में डाल के बढ़िया से शरबत बनाओ, तब खड़े खड़े आम भी खा सकते हैं, क्यों, मिक्सिंग किए हैं।
तो वो मिक्सिंग इसलिए किए कि वो पार्टिकल छोटा छोटा हो जाए, जूस बन जाए, जिससे मज़ा आए खाने में। तो उसी तरह से जो बड़े पार्टिकल को छोटा किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को साइज रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन मतलब छोटा, और साइज तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइज रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का कण के आकार को उसके छोटे आकार से महीन महीन मतलब एकदम से फाइन पाउडर में परिवर्तित करना ही साइज रिडक्शन कहलाता है। सिंपल सा क्या होता है, साइज रिडक्शन एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को मोस्टली सॉलिड पार्ट लिया जाता है, उसे छोटा किया जाता है, फिर उसे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भैया, साइज रिडक्शन बोलते हैं। बस इतना समझिए क्या होता है, ठीक। आकार घटाने की प्रक्रिया को पिसाई कहते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिसाई करना पड़ेगा, कटाई करना पड़ेगा, छटाई, सब कुछ करना पड़ेगा, वही मैकेनिज्म है, बस इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे आकार घटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पिसाई। फॉर एग्जाम्पल साइज रिडक्शन में आप गेहूँ पिसवाने जाते हैं, तो गेहूँ लेते हैं और ले जाते हैं, वो पीस देता है। तो वो बताइए, पहले गेहूँ था, ठीक है, पहले आपके सामने क्या था बाबू, गेहूँ था, गेहूँ सिंपली पीस दिया गया, काम बन गया, पाउडर में कन्वर्ट हो गया, तो वही साइज रिडक्शन कहलाता है। एक्चुअल में इसमें होता क्या आपको बताते हैं। ये मान लेते हैं आपके सामने एक लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये आपके सामने लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो गया, बड़े पार्टिकल है, यानी लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये आपके सामने मान लेते हैं लार्ज पार्टिकल। इस पे हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक मतलब हम तोड़ेंगे, क्या कर देंगे बाबू, ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे। तो इसे छोटे छोटे पार्टिकल में मान लेते हैं हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसे हम क्रश करेंगे, क्रश किसी भी द्वारा, जैसे हम क्रश करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, ठीक है। जब क्रश कर देंगे तो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम साइज रिडक्शन बोला जाता है। तो ये हो गई परिभाषा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, ठीक है, पदार्थ के प्रयोग के आधार पर कण आकार के घटाने में दो विधियां होती हैं। मतलब पदार्थ को देखा जाए तो उनके आधार पर देखा जाए तो उनके कण को छोटे छोटे कण कन्वर्ट करने में, जो साइज रिडक्शन करने में दो विधियां होती हैं। सबसे पहले पिसाई अथवा कटाई विधि, जिसे हम ग्राइंडिंग एंड कटिंग विधि बोलते हैं। पाइसीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन की, ये चीज़ें मोस्टली लिक्विड के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लिक्विड के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये सॉलिड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, यह प्रक्रिया, ठीक है, यह प्रक्रिया, ठीक है, यह प्रक्रिया सॉलिड पार्टिकल के लिए प्रयोग किया जाता है, सॉलिड मटेरियल के लिए, ठीक है, सॉलिड मटेरियल के लिए, ठीक है, सॉलिड मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये किया जाता है। आपको ऐसे ह्यूबहू सेम टू सेम एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ये देखा जाए तो ये सॉलिड पार्टिकल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये हो गया। इसे हम सॉलिड फेज भी बोल देते हैं, चलो हम लिख देते हैं सॉलिड फेज इसे बोला जाता है, ठीक है। इतना भी लिख देंगे तभी वो टीचर समझ जाता है सॉलिड फेज के लिए प्रयोग किया जाता, ठीक है। यह प्रक्रिया मतलब इमल्सिफिकेशन देखा जाए, यह प्रक्रिया लिक्विड है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, यह प्रक्रिया लिक्विड मटेरियल, ठीक है, मटेरियल को, ठीक है, लिक्विड मटेरियल को छोटे, सिंपल से लिख देते हैं, के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए प्रयोग, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड फेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, लिक्विड फेज बोला जाता है, जो आपके सामने दिया गया है। ये दो तरह के आपके सामने हो चुके हैं, ठीक। ये तो हो गया साइज रिडक्शन के बारे में। अब क्या उद्देश्य है भैया, काहे तू साइज रिडक्शन करला। जैसे अभी घर पे अपन माता बोलेंगे चटनी पीस के लाओ, वैसे भी काट के दे सकते हैं, अच्छा लाई मरचा आई, लहसुन आई, धनिया आई, खा ला, ठीक, तो पिटाई हो जाएगी। तो छोटा कर दिया जाता तो सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाता, जिससे खाने में मज़ा आता। उसी तरह से दवाइयाँ बनाने में, ठीक, दवाइयाँ। अब याद रखना भाई, साइज रिडक्शन और मिक्सिंग, ये सब चीज़ आप फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जाएंगे ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो आपकी कंपनी डूब जाएगी, ठीक है। तो ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिए। लिखा, कणों का आकार घटाने से इनका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता, मतलब छोटे कण रहेंगे उनका आकार ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक, जिससे घोल बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आराम से घुल जाएंगे, घोल बनाने में सहायक होंगे, जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ठीक, पहला पॉइंट हो गया ये।
आकार घटाने पर या निष्कर्षण के लिए, मतलब निष्कर्षण मतलब एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, के लिए विलयन की भेदन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अब इसका मतलब समझिए, यानी आकार घटाने पर, अभी जैसे फॉर एग्जांपल निष्कर्षण मतलब समझिए, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई एलोवेरा दे दिया जाए, तो एलोवेरा का जूस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो मेन केमिकल कॉन्सेंट्रेट निकालने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अब बताओ, जितने छोटे पार्टिकल रहेंगे उतने ज़्यादा निष्कर्षण प्रक्रिया होगी, विलयन बनेगा, आराम से तुम निकाल सकते। तो वही लिखा, आकार घटाने पर या निष्कर्षण के लिए विलयन की भेदन कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, आकार घटाने से जैसे अंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम आदि बनाने में सहायक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप क्रीम लगा रहे हैं, जैसे फेयर लवली आप मान लेते लगा रहे हैं या लगा रही हैं, तो आप उसमें दाना इतना इतना रहे, ठीक है, साइज रिडक्शन कार्बन ही सही से किया तो लगाएंगे तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, चितकावरा टाइप में हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए देखेंगे पाउडर उडर क्रीम उरीम जितने अंटमेंट वगैरह बने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तब से ऐसे होते हैं, ठीक, बहुत मस्त तरीके से होता है, तो वही साइज रिडक्शन किया जाता है। तो साइज रिडक्शन ये लिखा, आकार घटाने से अंटमेंट पेस्ट क्रीम आदि बनाने में सहायक होते हैं। ठीक, मिक्सिंग में आसानी होती है, मिक्स करने में आसानी होती है। जैसे क्रीम अभी लिए, कोई भी क्रीम लिए तो देखेंगे 2-3 केमिकल मिक्स होता। अब बताओ, छोटे छोटे पार्टिकल नहीं रहेंगे सही से, आप मिक्सर नहीं कर पाएंगे तो मिक्सिंग नहीं सही हो पाएगी, दवाइयाँ नहीं सही हो पाएगी। तो मिक्सिंग करने में क्या होती है, आसानी होती, इसीलिए साइज रिडक्शन किया जाता है। तो ये आपके सामने हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब इधर एक 2-4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से, अब थोड़ा सा हमारी भाषा जब समझने लगेंगे आप तो हम स्पीड चलने लगेंगे। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन यानी आकार घटाने की क्रिया विधि। सबसे पहले दे रखा कटाई विधि, कटाई मतलब कटिंग विधि। इसमें क्या कर देते हैं, कटिंग। अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। कटिंग विधि में पदार्थ को तेज धार ब्लेड की सहायता से काटा जाता है, जैसे कटर मिल, अभी आप पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में होगा कटर मिल, उसको पढ़े होंगे। तो कटर मिल यानी कटिंग में प्रयोग किया जाता है। दूसरी मैकेनिज्म जिसे हम कंप्रेशन विधि कहते हैं, जिसे हम संपीड़न, कंप्रेशन मतलब दबाव के द्वारा तोड़ा जाता है। तो इसमें लिखेंगे कंप्रेशन विधि में पदार्थ को दाब डाला जाता है, जिससे पदार्थ क्रश हो जाता है। क्रश मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा रोलर मिल। क्या करना पड़ेगा, रोलर मिल प्रयोग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा यहाँ से। इम्पैक्ट मतलब टकराना विधि, टकराव विधि, जैसे 2-3 मटेरियल लिए एक कम टकरवा रहे हैं, ठीक, तो उसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट विधि में पदार्थ को स्थिर रखा जाता है, पदार्थ को स्थिर रखा जाता है। इसी पे जैसे यहाँ पर रख लिए, अब इसको हथौड़ी मारेंगे तो ये अपने आप टूट जाएगा। तो वही लिख रखा, इम्पैक्ट विधि में पदार्थ को स्थिर रखा जाता और एक घूमती हुई वस्तु तेजी से पदार्थ को टक्कर मारती है और पदार्थ क्या हो जाता है, बारीक हो जाता है। जैसे हैमर मिल, इसमें हैमर मिल आता है। हैमर मिल में क्या होता है, ऐसे चक्की होती है तो उसी पे, अब तुम समझो ये स्थिर है, वही लिखा ना, पदार्थ स्थिर, ये आपसे हमने स्थिर हथौड़ी लिए, अब इसको धड़ 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 जब मारेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को इम्पैक्ट बोलते हैं, जो हैमर मिल इसी पे काम करता है। अब ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, कहेगा हैमर मिल किस सिद्धांत पे काम करता है, इम्पैक्ट, रोलर मिल कंप्रेशन है, कटर यानी कटर मिल कटिंग। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। यानी लिखा है अट्रैक्शन, जिसे हम अघर्षण बोलते हैं, घर्षण मतलब रगड़ाव विधि, ठीक है, रगड़ाव विधि होती है। तो इसमें क्या होती है, इस विधि में पदार्थ तथा मशीन दोनों एक दूसरे के सापेक्ष चलती और पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसी को अघर्षण विधि बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास कोलाइड मिल हो जाएगा, रोलर मिल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे साइज रिडक्शन को कम करते हैं भैया, ख़राब करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आ जाता है, थोड़ा फास्ट बताइए। यस सर, अभी स्पीड आप पकड़िए, हमारा स्पीड चलने वाला भाई, ठीक है, वो हम जानते हैं कि हमें एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे के अंदर ख़त्म करना, उसकी चिंता न करिए आप। ठीक, आकार घटाने को प्रभावित करने वाले कारक। अब बताओ कोई तुम तोड़ोगे, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया जाए क्या, गेहूँ, और थोड़ा सा चिपचिपा रहे,
सही से होबा नहीं करे या पत्थर दे दिया जाए तो आप पीसी नहीं पाएंगे। तो ऐसे ये सब प्रभावित वाले कारण है जो साइज रिडक्शन में कमी करते हैं। तो लिखा टफनेस, कठोरता, वो कोई मटेरियल बहुत कठोर रहेगा मशीन ये नहीं तोड़ पाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। हार्डनेस, कोई बहुत ज़्यादा दृढ़ रहे। स्टिकीनेस, कोई चीज़ चिपचिपाहट रहे, सही से पीसी नहीं पाएगा। मॉइस्चर, जैसे नमी रहे, जैसे अभी गेहूँ में नमी रहे, ये सब हो रहेगा तो हमारे पास मशीनियाँ सही से नहीं तोड़ पाएगी। मतलब ये सब होने के कारण से साइज रिडक्शन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन का पूरा डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास क्या हो जाता है भैया, थर्ड आता है, ठीक है। आपके पास सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, डिफाइन मिक्सिंग। मिक्सिंग के आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और आपको बता देना चाहते हैं, डिफाइन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिएगा। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग का क्या उद्देश्य है। उसके बाद 60 नोट ऑन कोलाइड मिल, कोलाइड मिल पे आपको 60 नोट लिखना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम इसको चलते हैं, आपके सामने देखते हैं, ठीक। बहुत सारे भाई कमेंट में लिख रहे हैं सर नोट कैसे मिलेगा। देखिए, इस सब्जेक्ट का आपको नोट यदि चाहिए, ठीक है, पेपर सोल्यूशन यदि चाहिए, पर सब्जेक्ट याद ही रखना, पर सब्जेक्ट कितना रुपए रखा गया, 25 रुपीज़ रखा गया। पर सब्जेक्ट 25 रुपीज़ रखा गया। आप लिंक में हमारा नंबर रहेगा, वहाँ से आप पेमेंट करके व्हाट्सएप पे इसका PDF मंगा के आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब मिक्सिंग क्या होती है, जैसे अब मिक्सिंग तो समझेंगे, अब इधर थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक मटेरियल को एक साथ मिक्स करना मिक्सिंग कहलाता है। मतलब 2-3 चीज़ ली एक कम मिक्स करके दे दिया, ला भैया। जैसे मिक्सिंग, अब सब्जियां बनने लगी हैं, मार्केट देखेंगे, पार्टी उर्टी में जाएंगे तो मिक्सिंग सिंपल से एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक साथ मिक्स कर दिया। और याद रखना, समांगी होना चाहिए। समांगी मतलब समान रूप से होना चाहिए, तभी मजा आएगा। तो लिखा किसी 2 या 2 से अधिक मटेरियल को एक साथ मिक्स करना ही क्या कहलाता है, मिक्सिंग कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, मिक्सिंग में ठोस कामा तरल कामा गैसों का मिश्रण हो सकता है। मिक्सिंग में किसी चीज़ का मिश्रण हो सकता है। जैसे भी दवाइयाँ होती है ना, तो देखेंगे 3-4 कोई लिक्विड में पाई जाती है, कोई सॉलिड में पाई जाती है, उसे मिक्स करके हमें दवाइयाँ बनानी है। तो लिखिएगा मिक्सिंग में ठोस, द्रव तथा गैसों का मिश्रण हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट में मिक्सिंग को फार्मेसी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि विभिन्न चरणों में ये उत्पाद की दक्षता को प्रभावित कर सकता है। अब इस पॉइंट का मतलब बहुत सटीक तरीके से आप समझिए, कह दिया है मिक्सिंग फार्मेसी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं आप क्या होगा, जीरोडाल, ठीक है, जीरोडाल एसपी लाए। जीरोडाल एसपी में क्या होता है, यदि एक्चुअल में देखा जाए जीरोडाल एसपी में एसाइक्लोफेनेक होता है। क्या होता है, एसाइक्लोफेनेक होता है, प्लस में पैरासीटामॉल होता है, प्लस में सरसेरियोपेप्टाइडेज होता है। ये तीनों चीज़ होती है। अब बताओ, तीनों को अच्छे तरीके से न मिक्स किए जाए तो ये मान लेते टैबलेट है, तो टैबलेट का मान लेते ये हिस्सा खार है, तब भी तीनों चीज़ समान मात्रा में पाई जाती है। इतना खा रहे हैं तब भी समान मात्रा में पाई जा रही है, यहाँ पर समान मात्रा में पाई जा रही। अब बताओ, सही से न मिक्सिंग हो तो आधा टैबलेट खा रहे हैं, तो इसमें मान लेते हैं पैरासीटामॉल और सरसेरियोपेप्टाइड ज़्यादा है, असाइक्लोफेनेक है ये नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मिक्सिंग अच्छे तरीके से की जाएगी तो अच्छे तरीके से कहीं से भी आप उठा के खाएंगे तो कोई टेंशन नहीं रही। जैसे चाय हो गया, अब चाय का तुम ऊपर से खाओ नीचे से पियो, कोई टेंशन नहीं है। तो ही लिखा है, पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग को फार्मेसी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है जो विभिन्न चरणों में दक्षता को प्रभावित करता है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। अब एक्चुअल में होता क्या, फॉर एग्जांपल में मान लेते तुम्हारे पास कोई ए कंपाउंड है जिसे हम ब्लैक पेन से दिखाते हैं, आपके सामने ब्लैक पेन से दिखाते हैं, ठीक है, ब्लैक पेन से दिखाते हैं। प्लस में एक बी कंपाउंड है, इसको हम क्या कर देते, थोड़ा सा ये पूरे हमने डार्क कर दिया, इसको थोड़ा सा सर्कल कर दिया, ठीक है, सर्कल कर दिया है। अब इनको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो ए बी बनेगा। क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इनको यदि मिक्स करोगे तो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, पता ही ना चलना चाहिए इसमें ए बी कैसे मिलाया गया है, ठीक है, तो वही बोला गया है। नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से, यानी ऑब्जेक्टिव आपको क्या उद्देश्य है, बताओ। कोई चीज़ मिक्स क्यों काहे करते हैं, जैसे अभी चाय आपकी मोम बनाती है, मम्मी बनाती है तो उसमें अदरक हो गया, लहसुन कैसे डालेंगे जी, ठीक है, अदरक हो गया, और जितने भी मटेरियल होते, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, दूध हो गया, ये सब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बताओ, सही से तुम मिक्सर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाए ये, ठीक, तो सब बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये उद्देश्य क्या क्या हो सकती है, केमिकल रिएक्शन को बढ़ावा देने का पहला उद्देश्य होता है। तो यदि अच्छे तरीके से मिक्सिंग रहेगी तो केमिकल रिएक्शन बढ़िया से होगा। तो लिखा है केमिकल रिएक्शन बढ़ाना, ठीक है, बढ़ावा देना मिक्सिंग की जाती है, पहला उद्देश्य। दूसरा, फिजिकल मिक्सचर, ठोस द्रव गैस का मिश्रण समान होना चाहिए, मतलब चाहे वो ठोस हो चाहे वो द्रव हो,
दोनों का क्या होगा, मिश्रण समान होना चाहिए। ठीक। अचीव डिप्रेशन मतलब तुम्हारे लिखा निक्षेपण प्राप्त करना चाहिए, मतलब जो भी तुम्हारे पास बना रहे उद्देश्य, मतलब हमें ऐसा अचीव होना चाहिए, डिप्रेशन कोई देख ही नहीं पाए एक्चुअल में क्या क्या चीज़ मिलाया गया कि नहीं, हई अलग ही लौकता हई अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रू बिलियन प्राप्त होना चाहिए, जैसे ट्रू बिलियन, जैसे अभी मान लेते चाय बनाए तो चाय मतलब दे दिया जाए तो देख के नहीं बता पाएंगे आप एक्चुअल में क्या क्या इसमें मिलाया गया है, पूरा बढ़िया से मिक्स होता। बिले तथा बिलाए के एक समान रूप से घुलना चाहिए। बिले मतलब उसमें जो घोल आ जाता है, जैसे पानी और चीनी अच्छे से घोल देंगे तो अपन ठीक है, नीचे तली उली में नहीं बैठना चाहिए, पूरी मिक्सिंग कर देंगे। ठीक, तो बिले बिलाए के एक समान घुलना चाहिए। दूसरा, डोजेज फार्म को बढ़ावा देना है, अच्छे तरीके से मिक्सिंग रहेगी, जो अभी एग्जाम्पल बताए हैं पैरासीटामॉल वाला, तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दवा को दिखावट को बढ़ाना, दवा अच्छे तरीके से मिक्सिंग रहेगी तो उतने अच्छे तरीके से काम होगा। तो ये उद्देश्य था यहाँ से। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो मिक्सिंग को प्रभावित कर सकते हैं। कण का घनत्व, घनत्व मतलब क्या होगा, जैसे ठोस द्रव गैस कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत नज़दीक होते हैं, पार्टिकल को घुसने ही नहीं देंगे, तो कण की घनत्व पर भी निर्भर करता है, पार्टिकल के आकार पर भी निर्भर करता है, ये कोई छोटा है कोई बड़ा है। ठीक है, तो बड़े पार्टिकल नहीं घुल पाते, जो समान रूप से रहेगा तो बढ़िया से घुलेगा, तो पार्टिकल के साइज पर भी निर्भर करता है। पार्टिकल के ऊपर आवेश यानी धन है कि ऋण है। अब देखेंगे, पढ़े होंगे छोटे क्लास में, एक पॉजिटिव है एक तुम्हारे पास निगेटिव, इन दोनों को तुम्हें बाइंड करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव आराम से बाइंड हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा तो दूसरे से भागेंगे, मिक्सिंग नहीं हो पाएंगे, तो उनके ऊपर जो आवेश होता है ये भी निर्भर करता है। पदार्थ का अनुपात, पदार्थ का अनुपात मतलब जैसे मान लेते कोई एक बिलियन बना रहे हैं, ठीक, तो इसमें बोलते हैं अच्छा 10 ml ये मार दिए, 20 ml ये मार दिए, 30 ml ये, 10 ml ये, तो ऐसे मिक्सिंग करते लगभग समान रूप से होता। अब मान लेते तुम्हारे पास 2 किलो है, 1 पाव है या 50 ग्राम है, तो कुछ मिक्सिंग मज़ा नहीं आएगा, तो उनका अनुपात भी, अनुपात मतलब रेशियो भी निर्भर करता है। तो ये सामने मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग में क्या क्या चीज़ लिखेंगे, मान लेते शॉर्ट नोट में आए मिक्सिंग पे, तो मिक्सिंग की डिफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या उद्देश्य है मिक्सिंग का ये, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मिक्सिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा कोलाइड देखा जाए, कोलाइडल मिल भी देखा जाए तो तुम्हारे पास पार्टिकल साइज को छोटा जो होता है उसे मिक्स करने का काम होता है, बस इतना समझिए, ये होता है कोलाइड मिलियल। कोलाइडल मिलियल का उपयोग को छोटा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कोलाइड कोई जितना पार्टिकल छोटा रहेगा उतने अच्छे से मिक्स होगा, तो कोलाइडल मिलियल का उपयोग, ठीक है, मिल का उपयोग पार्टिकल साइज को छोटा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया आपके बारे में। दूसरा, यह फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लिक्विड में उपस्थित, यानी कोई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है लिक्विड में उपस्थित सॉलिड पार्टिकल को छोटा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कोई लिक्विड लिए उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है उसको छोटा करने के लिए हम कोलाइडल मिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, पार्टिकल साइज को रिड्यूज करने पर एंड प्रोडक्ट अधिक स्टेबल हो जाता। अब बताओ, जितनी साइज छोटा रहेगा, अभी साइज डायरेक्शन में देखेंगे, साइज जितना छोटा रहेगा हमारा जो भी प्रोडक्ट रहेगा बढ़िया तरीके से स्टेबल रहेगा। तो ये कोलाइड मिलियल के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया। निर्माता थोड़ा सा, अब इसके लिए तुम्हारे पास ये और ये पढ़ने से पहले आपको डायग्राम थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने प्यारा सा कोलाइडल मिलियल का आपके पास डायग्राम, ये आपके सामने हॉपर है, इसी में मटेरियल को रखा जाता है, कोई भी मटेरियल हो यहाँ पर रख दिया जाता। अब इस डोंगा के थ्रू यहाँ पर जाता और ये बेल्ट के द्वारा, ये यहाँ पर बेल्ट होता है, इस बेल्ट के द्वारा इसे बहुत तेज रोटेट किया जाता है। देखिए ये सामने लिखा रोटेट, ऐसे किया रोटेट होता है। तो ये जो लगाया गया है एक्चुअल में ये वाला जो पोर्शन है ये आपका तगड़ा बेल्ट होता जो स्टील का होता, क्या होता बाबू, स्टील का होता है। इसी से रगड़ के, ठीक है, इसी से रगड़ के पार्टिकल को क्या कर दिया जाता है भाई, छोटा कर दिया जाता है, बहुत सटीक काम करता है। ठीक है, ठीक है, ये छोटा कर दिया जाता है। ये आपके सामने हॉपर मतलब डोंगा, रोटेटर मतलब ये रोटेट करेगा, स्टेटर मतलब ये स्थिर रहेगा, आउटलेट मतलब बनने के बाद कोई भी चीज़ यहाँ से आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिसीवर रखा रहेगा, यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में बते ही यही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा है सबसे पहले मटेरियल को हॉपर यानी डोंगा में डाला जाएगा। ठीक, कोलाइडल मिलियल और मोटर स्टेयर को उपयोग करके सियरिंग फोर्स द्वारा, याद रखना किस फोर्स द्वारा, सियरिंग फोर्स लगाकर, मतलब ऐसे जैसे चलता ना तो ऐसे ऐसे बहुत तेज घनघनाहट के साथ और रोटेट करता तेजी। ठीक है, सियरिंग फोर्स मतलब बहुत तेज रोटेट करता, घनघनाता है, लगाकर पार्टिकल साइज को रिड्यूज कर दिया जाता है। इसकी स्पीड देखा जाए तो 3000 से लगभग 20,000 RPM होती है। तुम सोच सकते हो कितना स्पीड से चलता है।
है। ठीक है, मोटर को रोटेट करने के लिए बेल्ट लगा होता है, अभी बोले हैं मोटर उसके बगल में लगा होता, मोटर हम आपको दिखाए नहीं, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम नहीं बनाए हैं। ठीक है, वो रोटेट करता, जो बेल्ट की सहायता से रोटेट करता, अपने काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर सिद्धांत, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब आपको नोट देंगे, ठीक है, जब आप नोट खरीदिएगा तो उसमें हम आपको क्या कर देंगे, यहाँ पूरा अच्छे तरह से PDF फॉर्म में देंगे। अब कोई पूछेगा सर इसका सिद्धांत थोड़ा सा बता दीजिए। इसका एक्चुअल में सिद्धांत होता है शियरिंग फोर्स होता है। क्या होता है? शियरिंग फोर्स पे काम करता है, शियरिंग फोर्स पे काम करता है। ठीक, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप, बड़ी सटीक यहाँ से लिख दीजिए। एग्जाम्पल पूछ सकता है, कोलाइडल मिलियल किस सिद्धांत पे काम करता है? शियरिंग फोर्स पर काम करता है। अब यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ कोलाइडल मिल और डिसएडवांटेज ऑफ कोलाइडल मिल, यानी कोलाइडल मिलियल का फायदा और नुकसान के बारे में। दूसरा, ये आवाज़ कम करता है, बहुत आराम से चल देता है। ठीक, मशीन स्वयं चलाया जा सकता, कोई भी बंदा आराम से चला सकता है। किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, केवल रोटेशन की ज़रूरत होती है, मोटर तगड़ा चाहिए। ठीक, बट ये क्या कर देता है, ये फाइन नहीं ग्राइंड करता, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं ना, उसको ये नहीं कर पाता, इसके लिए बहुत सारी मीलें होती हैं, उसको करती हैं। नो वाइड यूज इन सॉलिड, मतलब बड़े बड़े टुकड़े आप इसमें नहीं प्रयोग कर सकते। इतनी स्पीड है, बड़ा टुकड़ा जाएगा तो उसे तोड़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, मारेगा ब्लेटवर टूट जाएगा। ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी। उपयोग कहाँ कर सकते हैं? द्रव में उपस्थित सॉलिड पार्टिकल को, ठीक है, रिड्यूज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कोलाइड मिल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखते हैं। ठीक है, इसको पलट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इंग्लिश वेरियस डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड डिस्क्राइब वेरियस फ्रैक्शनल कॉलम क्या होता है। तो इसको सबसे समझना पड़ेगा हमें वेरियस। ठीक है, यानी डिस्टिलेशन, एक्चुअल डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, इसको देखना पड़ेगा। डिस्टिलेशन मतलब जैसे अभी पानी और शराब मिला दिया जाए तो आपको गर्म करके उसे अलग करना है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। उसको पूरा देखना है। और इसमें एक मेथड होता है जिसे हम फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं, इसको भी हमें पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्यारा सा हेडिंग डालना पड़ेगा, डिस्टिलेशन। जैसे हम हेडिंग डाल रहे हैं उसी तरह से आपको अच्छे तरीके से हेडिंग वगैरह डालना पड़ेगा। क्या लिख रखा, डिस्टिलेशन दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब कुछ जैसे टेम्परेचर, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है, खौलना मतलब बॉइलिंग होता है। ठीक है, तो वही लिखा, डिस्टिलेशन दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के कंपोनेंट के मिक्सचर को उनके तापमान के आधार पर अलग अलग, ठीक है, अलग करना ही डिस्टिलेशन कहलाता है। मतलब कोई दो चीज़ लेना है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। मिक्स हो गया है, अब उनको अलग करना है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ताप देकर उन्हें अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन बोला जाता है। ये इतना समझिए, फिर डायग्राम समझिए तो बहुत आप अच्छे तरीके से समझेंगे। ये आपके सामने देखिए प्यारा सा डायग्राम है। ठीक है, ये आपके सामने प्यारा सा डायग्राम है, इसको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, एक बर्तन लिया, बर्तन में एक वाटर एंड एल्कोहल रख दिया। क्या कर दिया, पहले बर्तन का सेटअप देखते हैं। कोनिकल फ्लास्क लिया, एक उसमें हमने थर्मामीटर लगा दिया, एक हमने क्या कर दिया है, कोनिकल, ये कोनिकल शेप का तुम्हारे पास क्या कर दिया गया है, एक पाइप लगा दिया गया और यहीं पर हमने कंडेंसर लगा दिया गया, जो यहाँ से भाप जाएगा उसे ये ठंडा करके पानी में कन्वर्ट कर देगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इकट्ठा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्राप्तांक यानी रिसीवर बोला जाता है। अब इसमें होता क्या, अब सर टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर काहे लगाए हैं, इसके लिए बताते हैं। ठीक, सब खेल भाई टेम्परेचर का है इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में। सबसे पहले आपको वाटर और एल्कोहल मान लेते हैं, मिक्स हो गया। ठीक, वाटर और एल्कोहल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, तो इनको सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स करके कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे, यहाँ से हीट देंगे, हीट धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उबलना स्टार्ट होगा, तो टेम्परेचर देखते रहेंगे। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेथिल एल्कोहल का लगभग 60 से यानी 70 से नीचे होता है और एथिल एल्कोहल से 60 से एबव यानी 80 से नीचे होता है। ठीक, इसलिए हम ऑन एवरेज एल्कोहल लिखे हैं, 78 लिख दिए। ठीक, नहीं समझ में आता तो 70 से 80 के बीच में आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या आती है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 9th में आप पढ़े होंगे। अब यहाँ से जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे 78 यानी 70 से 80 के बीच में जाएगा तो हमारा जो एल्कोहल रहेगा वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वेपर बनता है यानी वाष्प बनता है। यहाँ से वेपर बनेगा,
वेपर बनेगा। अब ये थर्मामीटर में चेक करते रहेंगे कि यानी इससे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस जाएगा तो तापमान को हम कम कर देंगे, यानी आँच को कम कर। जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है ना, तो देखेंगे टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो आँच को कम कर देती है। तो यहाँ से वेपर जाएगा, वेपर जाएगा, वेपर जाते जाते इसमें आ जाएगा। तो इसमें हमने ठंडा पदार्थ रखा हुआ जिसे हम कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है, यानी कूलिंग के लिए। अब ये जब ठंडा करेगा तो जाहिर सी बात वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो हमारे पास यहाँ से रिसीवर में क्या प्राप्त हो गया मेरे भाई, एल्कोहल। एल्कोहल प्राप्त हो गया है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। यही डायग्राम आपको हूबहू सेम टू सेम यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। जब नोट देंगे तो आपको हम उसमें कर देंगे, वो डायग्राम आप यहाँ बना लीजिएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे डिस्टिलेशन। अब पढ़ते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में पहले लिक्विड को गर्म करके वेपर में किया जाता, बोले थे ना पहले वेपर में किया जाता, तथा फिर वेपर को ठंडा करके लिक्विड में बदल दी जाती है। क्या कर दी जाती है, वेपर को कन्वर्ट करके लिक्विड में बदल दी जाती है। ठीक, ये हो गया। डिस्टिलेशन प्रोसेस में उनकी बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग अलग किया जाता है। भी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग किया जाता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। ये आपके सामने डायग्राम जो बताए हैं हूबहू सेम टू सेम डायग्राम आपको यहाँ छापना है। उसके बाद डिस्टिलेशन का उपयोग, कहाँ हम डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन का उपयोग मुख्यतः कमर्शियल लेवल पे किया जाता है, जैसे अल्कोहल बनाने वाली कंपनियाँ। डिस्टिल वाटर, जो हमारे पास डिस्टिल वाटर आता है जो इंजेक्शन में लगाया जाता है, उसके उपयोग में, पैराफिन बनाने में, केरोसिन ऑयल बनाने में, परफ्यूम बनाने में, इन सब चीज़ में डिस्टिलेशन प्रोसेस ही तो किया जाता है। कि लिक्विड के प्रोडक्शन में किया जाता है। गैस को द्रवीकरण करना, मतलब हमारे जो अगल बगल हवा है ना, तो हवा में बोलते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ही जो तुम्हारे पास हवा आता, हवा में नाइट्रोजन, तो हवा से जब नाइट्रोजन खींचा जाता है तो उसे द्रव के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसकी मदद से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से किया जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, ठीक है, आदि जो हवा में द्रव, ठीक है, हवा से द्रव में बदल दिया जाता है, इन्हें हवा से द्रव में बदल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ से टाइप ऑफ डिस्टिलेशन देखा जाए तो कई तरह के होते हैं। हम यहाँ पर 2-3 का नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें से केवल इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला नाम तुम्हारे पास क्या आ जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन आता है, जो घर पे आप भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन आता है, सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरा तुम्हारे पास क्या आ जाता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन आता है। क्या होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन आता है। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन आता है। तीसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास फ्रैक्शनल, ठीक है, ये आपके सामने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ जाएगा, जो हमें यहाँ पर एक नीचे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या हो जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन हो जाएगा, आपको यहाँ लिख देना है। इतने तरह के हमारे सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या हुआ, डिस्टिलेशन है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, देखिए सामने दे रखा था डिस्टिलेशन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल कॉलम को तुम्हें बताना पड़ेगा। तो आपके सामने फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन यहाँ दिया गया है। अब इसको अच्छे से समझिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें भी वही डायग्राम है, आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। फिर इसका भी डायग्राम दिखा देते हैं। पहले समझते हैं प्रिंसिपल। लिखा है किसी दो मिक्सचर को जिसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, उसे फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन में डालकर गर्म करने पर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वह पहले वेपर में बनकर ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रिंसिपल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण में आपको यहाँ से ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए कॉलम शेप है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कॉलम फ्रैक्शलेशन यानी डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, मिक्सेबल लिक्विड यहाँ पर डाला जाता है, यानी क्या होता है, इसे फ्लास्क बोलते हैं। यहाँ से गर्म करेंगे तो ये गर्म होकर वेपर में जाएगा। तो ये देखिए कॉलम से बना हुआ, देखिए लिखा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया। ये टेम्परेचर हो जाएगा तो तापमान को मेंटेन करेगा। यहाँ से जो भी तुम्हारे पास जाएगा वेपर, वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, रिसीवर में प्राप्त हो जाएगा अभी लिक्विड के फॉर्म में। ये हमारे पास फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। यहाँ पर वही सेम टू सेम डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब कार्य विधि कैसे काम करती है, पहले फ्लास्क को सॉल्यूशन में ऐड कर दिया जाता है। मतलब ये देखिए जो बोले हैं ना, देखिए ये हमारे पास क्या कर दिए, ऐड कर दिए, दोनों को करके उसके बाद वेपर यहाँ पर गर्म करेंगे, वेपर बनेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट। यहाँ पर नहीं एक्चुअल में बताया गया है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको सामने यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये हो गया। तो ही लिखा है सॉल्यूशन को ऐड करें, हीट देने पर मिक्सचर बॉयल हो जाता है और वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। वेपर मूव करके आगे जाकर कंडेंसर से कूल होकर लिक्विड में बदल जाता है, फिर लिक्विड को रिसीवर में कनेक्ट कर दिया जाता है। बट अपना काम हो गया, बल्ले बल्ले यही चाहिए हमें। तो ये हमारे पास था किसके, फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन के, ठीक है, वर्किंग के बारे में, ठीक है। तो इतना हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पोर्शन है, स्टेरिलाइजेशन। प्लीज़ इसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या लिख रखा है, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन को डिफाइन करना है। लिखा है क्लासीफाई वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी जो अलग अलग मेथड होते हैं हमारे पास ना स्टेरिलाइजेशन के, जैसे फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, तो इनको भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। तो समझते हैं स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। अभी कोरोना आया था, तो कहते हैं ये एरिया स्टेरिलाइजेशन यहाँ नहीं जाना है, या कहते हैं यार सैनिटाइजर लगा ला हो तो नहीं हथवा स्टेरिलाइज हो जाए। तो जो केमिकल प्रयोग कर रहे थे एक्चुअल में हमारे हाथ में जो बैक्टीरिया था उसे मारने के लिए करिए थे। यस सर। तो ही लिखा है स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिस्टम को पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अथवा जर्म को हटा अथवा मार दिया जाता है, ठीक। उस एरिया को, ठीक है, उस एरिया को, ठीक है, उस एरिया को स्टेरिलाइज एरिया बोला जाता है, ठीक है, स्टेरिलाइज एरिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइज एरिया कहलाता है, ठीक। अभी अभी ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जाएंगे तो स्टेरिलाइज एरिया होता है, जो ऑटोक्लेव वाला द्वारा किया जाता है। वहाँ पर भाई बड़ी खतरनाक होती है, अलाउ नहीं होता जल्दी, ठीक है। जूता चप्पल पहन के जाएंगे तो डॉक्टर थपड़िया देगा तुरंत, ठीक। वहाँ पर ओटी में स्पेशल वहाँ पर ऊन का जूता होता वहाँ पर अपना चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टेरिलाइजेशन के बारे में। तो सिंपल से स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पूरे सिस्टम को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अथवा जर्म को हटाकर अथवा मार दिया जाता है, उसी प्रक्रिया को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अब क्या लिख रखा, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, ठीक। इसमें फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकल मेथड। यानी तो हमारे पास टोटल देखा जाए तो इतने हमारे सिलेबस में मेथड है। फिजिकल मेथड में मतलब जैसे किसी चीज़ को गर्म कर दो, मॉइस्चर कर दो या भाप के द्वारा कर देता है, उसे फिजिकल बोलते हैं। केमिकल में मतलब किसी दवा वगैरह का प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल में चाहे हम छान के, या बहुत सारी विधि होती है छान वगैरह के, हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है, फिजिकल मेथड में ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई मतलब हम ताप के द्वारा बहुत तगड़ा गर्म करते हैं, सुखा देते हैं, ठीक। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मतलब मॉइस्चर के रूप में हम देते हैं, बहुत तगड़ा काम करता है, ऑटोक्लेव वगैरह। रेडिएशन, इसमें हम क्या कर देते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग करते हैं, ठीक। एक्चुअल में इसे केमिकल में रखना चाहिए बट बुक में दिया तो क्या किया जाए, ठीक। पास्चुराइजेशन मतलब इस दूध को किया जाता है, सडनली बहुत तेजी से गर्म किया जाता है, ठीक। और 70 डिग्री सेल्सियस उससे बिलो यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसे ठंडा करके रख दिया जाता है, ठीक। तो उसको बोला जाता है। केमिकल मेथड में तुम्हारे पास बैक्टीरियोसाइड का प्रयोग किया जाता है, जो बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। गैसियस स्टेरिलाइज किया जाता है। मैकेनिकल में मेम्ब्रेन, ठीक है, लिखा मेम्ब्रेन फिल्टरेशन होता है। इसमें बहुत बड़ी पतली पन्नी होती है, पन्नी मतलब फिल्टर पेपर होता है, उसकी मदद से हम क्या कर देते, फिल्टर करके अलग कर देते हैं। सिंटेड ग्लास होता है, ये हमारे सिलेबस में है। सीट्स फिल्टर होता है, इसके द्वारा हम क्या कर देते हैं, अलग अलग मेथड से उन्हें हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक, स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं। अब यहाँ से एक एक मेथड को हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में पहला हमारे पास था हीट स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या कर देते हैं, हीट स्टेरिलाइजेशन एक सबसे इफेक्टिव मेथड होता है जो ऑटोक्लेव इसी पे काम करता है। इसमें माइक्रोवेव को हीट करके उसे सेल तथा एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हीट स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल सा, हीट स्टेरिलाइजेशन एक सबसे इफेक्टिव मेथड होता है, ठीक। इसमें माइक्रोवेव को हीट करके उसे सेल अथवा या एंजाइम को, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल को तथा उसके एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक। ये हीट स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, मतलब नमी के द्वारा इसे स्टेरिलाइज किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस बार वीडियो को अपलोड करेंगे कि नहीं, ये आली देखने के बाद अपलोड हो जाएगा, चाहे जब इसे आप देख सकते हैं भाई, ये प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, वहाँ पर चाहे जब आप देख सकते हैं, ठीक। इसकी टेंशन न लीजिए, आप जाइए काम फिर कुछ करिए, ठीक है। उसे चाहे जब देख सकते हैं भाई, कोई टेंशन ज़िंदगी में लेने का नहीं भाई, केवल देने का है, ठीक है।
लिखें इस मेथड यानी मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर का प्रयोग किया जाता है, नमी का। इस मेथड में वाटर को बॉयल किया जाता है और ऑटोक्लेव में टेम्परेचर कितना 120 से 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ये तो नॉर्मल है भाई, अब डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया कितने डिग्री सेल्सियस पे मरता है, ये घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हीट क्रिस्टलाइजेशन। रेडिएशन पे आ जाता है, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। लिखा रेडिएशन मेथड में रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूवी रेज, एक्सरे रेज और बहुत सारे रेज होते हैं, जैसे गामा रेज हो जाएगा, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये सब प्रयोग किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन का। अभी हमारे घर में एक पट्टी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, देखे थे उस पर पढ़े थे, गामा रेज से क्रिस्टलाइज किया गया था, ठीक है, जिसे हम सर्व के नाम से जानते हैं। किसी को तगड़ा ऑपरेशन होगा तो उसे पट्टी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केमिकल मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब रासायनिक विधि से क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। इसमें क्या कर देते हैं, केमिकल मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में रसायन का प्रयोग ठोस हो या द्रव हो या गैस किसी रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में बैक्टीरियोसाइडल का उपयोग किया जाता है, मतलब बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें रसायन के रूप में निम्न चीज़ों का उपयोग में लाया जाता है, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये होगा। फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, बोरिक एसिड का, आयोडीन, प्रोवेडीन का। ये देखा जाए तो ज़्यादा ये हम देखें, ये भी देखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कभी किसी को चोट लगे तो ये डालेंगे तो देखें भर करता है, व्हाइट कलर का झाग बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है। बोरिक एसिड इसी पे वर्क करता है। आयोडीन, प्रोडीन जो बीटाडीन है, सिप्लाडीन है, सब इसी में प्रयोग किया जाता है। ये भी तो इस घाव को स्टलाइज करने का मेथड है। मैकेनिकल मेथड ऑफ, ठीक है, मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टलाइजेशन, ये हमारे पास मैकेनिकल मेथड है। इस मेथड में हम अनेक प्रकार के फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे बिगर पार्टिकल फिल्टर में पास नहीं हो पाता है। कहने का मतलब क्या, जैसे छन्नी होती है ना, जो बड़े पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, लिक्विड पार्टिकल नीचे चले आते हैं, ठीक, तो वही मेथड से किया जाता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं, पूरी तरह से हमारे जो भी मटेरियल रहता है स्वच्छ हो जाता है। उसमें सिंटेड ग्लास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक, ये मैकेनिकल मेथड का एग्जाम्पल है। यूज ऑफ स्टलाइजेशन यानी स्टलाइजेशन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। स्टलाइजेशन से फूड हो गया, ड्रग्स कंटामिनेशन से फ्री हो जाता है। कहने का मतलब फूड भी देखेंगे भी स्टलाइज होता है, अपने इंडिया में नहीं, ठीक, इंडिया में नहीं, पैकिंग बहुत सारे जो अच्छे तरीके जो पैकिंग की जाती है वो स्टलाइज फ्री करते हैं, क्योंकि कोई भी कंटामिनेशन रहेगा तो बच्चे वगैरह खाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। अपने इंडिया में थोड़ा बहुत हाइजीन नहीं देखते ना, अदर कंट्री में अभी किसी विदेश उदेश से कोई टाफ़ी लेके आए देखेंगे अच्छी तरीके से एल्युमिनियम फॉयल में पैकेजिंग होती बड़ी तगड़ा से, ठीक है। फूड को, उसके दवा को कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम स्टलाइजेशन का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग लेबोरेटरी में फ्री किया जाता है। कहने का मतलब जैसे भी लैब में जाएंगे, अभी हमारा ब्लड लिखा है, उनको चेक करना है स्लाइड पे कि यहाँ पर ये टाइफाइड इसमें है कि नहीं, सोलमेनेला टाइफी है कि नहीं, तो स्लाइड वाइड अच्छे तरीके स्टलाइज होना चाहिए। जब भी वो पहनेंगे तो ग्लव्स पे रख कर ही पहनेंगे, ठीक, तो ये सब देखा जाता है। स्टलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल अथवा स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी को ऑपरेशन करना है, सुनेंगे ना, अभी सामान को पका रहे हैं, पकाने का मतलब वो स्टलाइज ही कर रहे हैं, स्टलाइज इक्विपमेंट किया जाता है। उसके बाद सर डायग्नोस्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी जो आपको डायग्नोस करना है, जैसे आपको टाँका लगाना है, जो इस सूचर वगैरह पकड़ते हैं तो टूथ फॉरसेप वगैरह पकड़ते हैं, तो वो सब भी अच्छे तरीके से आपको स्टलाइज करके ही दिया जाता है। तो ये हो गए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई रुक करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल फॉर टैबलेट, ये देखा जाए तो आपके सामने क्या पूछा हुआ है, कह दिया है डिस्कस इन डिटेल वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट डोजेज फॉर्म, मतलब जो आपके सामने टैबलेट डोजेज फॉर्म है उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे सुनेंगे क्वालिटी चेक क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसी को, जैसे क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कहते हैं चाय बनाइए तो चीनी कम कर दियो हो, चला अच्छा काम कर दे, मतलब उसके अंदर चीनी की कमी हो गई, बोल दिए तो उतना, अब ज़्यादा होगा तो पिटाई हो जाएगी। उसी तरह से हमारी कंपनियां होती हैं जो दवाइयां बनाती हैं, तो उसमें एक मानक होता है कि अच्छा दवा में इतनी चीज़ मिलाना है कि जिसकी सेल्फ लाइफ, सुरक्षा, स्टेबिलिटी, गुणवत्ता, ये सब मैनेज है लंबे समय तक। उसी को चेक करने की जो प्रोसेस होता है उसी को क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। अब क्या लिख रखा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दवा की गुणवत्ता, स्टेबिलिटी, सुरक्षा, इफेक्टिव
और उनकी सेल्फ लाइफ का विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब इन सब चीज़ को विशेष ध्यान दे के तभी हमारे पास काम होता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी टेस्ट में सिंपल सा कोई पूछेगा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में क्या होती है, दवा की गुणवत्ता के बारे में देखा जाता है। स्टेबिलिटी मतलब वो कितने समय तक स्टेबल रहेगा, वो कितना सुरक्षित है, कितना इफेक्टिव है, उसकी सेल्फ लाइफ कितना है, इन सबको ध्यान देना ही क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कहलाता है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रखा है, क्वालिटी कंट्रोल टैबलेट को वेरियस टेक्निक एंड टैबलेट के बनाने की गतिविधि, सुधार, दिशा की पूरी तरह से जांच की जाती है। मतलब वो दवाइयाँ कैसे बनाई जा रही हैं, किस टेक्निक से बनाई जा रही हैं, किस गतिविधि से बनाई जा रही हैं। अब मान लेते उसमें कोई चीज़ खराब रहे तो उसको सुधार किया जाता है। दिशा की पूरी तरह से जांच की जाती है। यदि जांच सही होती, जांच पूरी हो जाने के बाद उस टेस्ट को, ठीक, उस टेस्ट यानी क्या, उसे टेस्ट करके मार्केट में उपयोग के लिए भेजा जाता है। यदि टेस्ट में फेल हो जाएगा तो दवाइयाँ दोबारा वापस भेज दी जाएगी कंपनी में, भैया ला दोबारा बनावा हो, सही नहीं बनल। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखा जाता है। तो दोबारा बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टैबलेट में देखा जाए तो बहुत सारे टेक्निक यानी टेक्निकल और तुम्हारे पास गतिविधियां, सुधार, दिशा की पूरी तरह से जांच किया जाता है। जांच करने के बाद यदि टेस्ट पास हुआ तो मार्केट में उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये हो गया उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ से तुम्हारे पास लिखा है टाइप क्वालिटी कंट्रोल फॉर टैबलेट, मतलब कहाँ कहाँ देखा जाए तो किस किस फॉर्म में होता है, किस किस टाइप में होता है। सबसे पहले ऑफिशियल टेस्ट, मतलब ऑफिस में बड़े बड़े होते हैं तो वो सब टेस्ट करते हैं। नॉन ऑफिशियल ऊपर से देख के, अरे तो हरियर बाछा, उस पर जो टैबलेट पे लिखा ना था यानी येलो कलर का है, वाइट कलर का, तो ये सब चीज़ इसके अंतर्गत देखा जाता है। नॉन ऑफिशियल इसे नॉर्मल कोई बंदा कर सकता। हर एक कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल यानी क्वालिटी टेस्ट करने वाला एक बंदा होता है जो वेल एजुकेटेड होता है। ठीक, ऑफिशियल टेस्ट के अंतर्गत वेट वेरिएशन टेस्ट आते हैं। मतलब कोई दवाइयाँ ली जाती हैं तो वेटिंग की जाती है कि नहीं ये दवाई 200 mg बना दे, 300 mg 800, मान लेते तो उसकी पैकिंग सही से नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वेट वेरिएशन टेस्ट किया जाता है। यानी लिखा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, मतलब इसमें क्या होता है, कोई दवाइयाँ कितनी मिनट के अंदर डिजॉल्व हो रही हैं हमारे पेट में। तो एक सिस्टम बनाया जाता है जैसे पेट में HCl, गैस्ट्रिक एसिड बहुत सारा रहता है, उसको मीडियम बना के चेक करते हैं वो सब। डिसोल्यूशन टेस्ट, मतलब वो सॉल्व हो के यानी सोल्यूशन कैसे बन रहा है उसको टेस्ट किया जाता है। यूनिफॉर्मली यानी आप यानी कंटेंट मतलब क्या होता है, कोई दवाइयाँ सही से उसमें जो भी चीज़ मिलाई गई हैं पूरी तरह से मिली हैं कि नहीं, कि कहीं ज़्यादा कहीं कम तो नहीं है, उसको देखा जाता है इसके अंतर्गत। नॉन ऑफिशियल टेस्ट में देखा जाए तो अपीयरेंस, ऊपर से दिखावट, थिकनेस यानी दवा की मोटाई, हार्डनेस उसकी कठोरता वगैरह को देखा जाता है। ये नॉन ऑफिशियल के अंतर्गत आता है। ठीक, अब एक एक करके हम क्या कर देते हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमें पूरा लिखा था अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। 5 नंबर का है तो भाई थोड़ा सा हमें कम से कम 2 पेज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, क्या लिख रखा, वेट वेरिएशन टेस्ट जिसे हम भार मापन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, कहीं से 10-20 दवाइयाँ लिए, सबको तौलना स्टार्ट कर दिया, कैलकुलेशन परसेंटेज वगैरह सब देखेंगे। तो लिखा है टैबलेट लेकर, ये हमने ऑन एन एवरेज माना है, कुछ भी ले सकते हैं, 20 टैबलेट लेकर एक एक करके प्रत्येक का वेट करना और उसमें परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन देखना, ये क्या कहलाता है, वेट वेरिएशन टेस्ट कहलाता है। अंत वेट को कंपेयर करके, जैसे 2-4 टैबलेट को हमने तौला, कंपेयर करके कैलकुलेशन और परसेंटेज वेरिएशन देखना होता है इस टेस्ट के अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पैरासीटामॉल आप बनाए, तो जितना भी पैरासीटामॉल आप बनाए हैं सबका हमारे पास वेट एटलीस्ट इतना ही होना चाहिए, सब कुछ 500 mg होना चाहिए। नहीं तो कोई बंदा है मान लेते तभी किसी छोटे बच्चे को खिलाते हैं, कहते हैं आधा खिलाने तो ओवरडोज हो जाएगा। मान लेते आप वेटिंग सही से नहीं किए, अब दे दिए 800 mg, आधा खाएगा तब वो 400 चला जाएगा। हमारे तो किसी पर्सन को 500 रिक्वायरमेंट है, आप खिला दिए 800, तो आप देनी पड़ जाएगी। जैसे सिफिक्जिन 200, ये एग्जाम्पल के रूप में लिया गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, कुछ भी आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ जाते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, मतलब कोई दवाइयाँ वो कैसे कितने समय में टूट रही हैं। ठीक है, कितने समय में टूट रही हैं उसको बोला जाता है। जैसे इसमें करते क्या, सबसे पहले कोई टैबलेट लेते हैं, उसे डिसइंटीग्रेटेड करते हैं। डिसइंटीग्रेटेड मतलब टूटता है, और उसके बाद तब जाके हमारे शरीर के अंदर डिजॉल्व कैसे होता उसको यहाँ पर देखा जाता है।
यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे समझते हैं कि क्या होता है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कोटेड टैबलेट रहे, क्या रहे बाबू, कोटेड टैबलेट रहे, तो उसका डी यानी क्या होता है, जो टाइमिंग होती है डिसइंटीग्रेशन का टोटल 30 मिनट होती है। कितना मिनट होती है, 30 मिनट होती है। ठीक, ये हो गया। अदर कोटेड टैबलेट देखा जाए, हमारे पास अदर कोटेड टैबलेट देखा जाए, ठीक है, अदर कोटेड टैबलेट देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना होता है, 60 मिनट होता है। और तुम्हारे पास क्या होता है, एक और तुम्हारे पास इफरवेंसेंट देखा जाए, ठीक है, वेन सेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टैबलेट देखा जाए तो क्या होता है, ये देखा जाए तो 5 मिनट के अंदर इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। डिस्पर्सल टैबलेट क्या होता है, जो बहुत जल्दी काम करता भाई, ठीक है, डिस्पर्सिएबल, ठीक है, जो मुंह में रखने से ही बहुत देरी से काम हो जाता है। यह सॉल्युबल टैबलेट, ये बुक में दे रखा हमारे पास 3 मिनट, बट बहुत जल्दी ये हो जाता है विद इन कुछ ही मिनट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है इंटीरियर कोटेड, यहाँ तक हमारे पास इंटीरियर कोटेड टैबलेट होता है। अब ये देखा जाए तो कितना होता है, 120 मिनट तक होता है। इसके अंदर ये डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व मतलब डिसइंटीग्रेट, टूट जाता है। और ये वाला जो टैबलेट बड़ी धीरे धीरे काम करता है, बहुत लंबे समय तक काम करता है। इसमें जो एसिडिटी वाली दवाइयाँ होती है उसको, जैसे शुगर वाली दवाइयाँ हो गई, ये हो गए, बीपी हो गए, उन सब में ये किया जाता है कि धीरे धीरे टूटेगा और अपने इफेक्ट को लंबे समय तक मैनेज करने का काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा डिसोल्यूशन टेस्ट, इसमें क्या कर देते हैं, इस मेथड में टैबलेट के लिए, ठीक है, कंडीशन फिक्स किया जाता है। जैसे हमारे पेट के अंदर होता है, जैसे पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस वगैरह बहुत सारे चीज़ होता है, उसको फिक्स किया जाता है, जिससे वह कितने टाइम में घुल रहा है इसको देखा जाता है और नोट किया जाता है, ठीक। टैबलेट जितना, ठीक है, क्या लिखा है, टैबलेट जितना जल्दी घुलेंगे उतनी उनकी बायोएबिलिटी होगी, मतलब जितना जल्दी वो घुलेंगे, ठीक है, उनकी बायोएबिलिटी उतना होगी, एब्जॉर्ब होकर सन से चल जाएंगे खून में, खून टारगेट साइट पे पहुंचा देगा, अपने एक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो बायोएबिलिटी मतलब सबसे तेज बायोएबिलिटी किसकी होती है, इंजेक्शन की होती है, याद रखना 100% बायोएबिलिटी होती है। और वो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड ईयर में, ठीक। और भी बहुत सारे पोर्शन होते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, पदार्थ की समानता पर भी निर्भर करता है, ठीक। स्टेबिलिटी पर भी निर्भर करता है, ठीक है, वो कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है इस पे भी निर्भर करता है मेरे भैया, ठीक। उसके साथ साथ हमारे पास सेल्फ लाइफ पे भी निर्भर करता है, ठीक है। सेल्फ लाइफ क्या होता है, जैसे कोई कंपाउंड कितना उसकी लाइफ रहेगी, ये भी सब टेस्ट किया जाता है। तो इतने हमारे पास टेस्ट हैं कि इसके बारे में, इन सब चीज़ के बारे में। नेक्स्ट में हमारे पास क्या लिख रखा है, कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल पे क्या क्या पूछा हुआ है, कर दिया डिफाइन कैप्सूल डोजेज फॉर्म, मतलब कैप्सूल के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिख रखा है, गिव द कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, मतलब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे बना हुआ है। वेरियस साइज इंग्रेडिएंट ऑफ कैप्सूल, उनकी साइज के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़े। तो अब समझते हैं सबसे पहले कैप्सूल क्या होता है, क्योंकि कैप्सूल को कहा डिफाइन करने के लिए। अब गुरुदेव कैप्सूल क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा समझिए क्या लिख रखा है। कैप्सूल एक सोलिड डोजेज के रूप में होते हैं, जैसे कैप्सूल लिए तो सोलिड डोजेज के रूप में होते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक मेडिसिन तथा एक्टिव इंग्रेडिएंट भरे होते हैं, जो एक सेल के अंदर भरे होते हैं, जो जिलेटिन का बना होता है। इसके लिए हम टैबलेट लेकर आते हैं, तब आप अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। वेट करिए फॉर 30 सेकेंड, ठीक है, तुरंत गए तो ठीक। देखिए हमारे पास दोनों टैबलेट आ चुका है, ठीक है। अब दोनों टैबलेट को हम कंपेयर करते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, भरे होते हैं, और ऊपर से सेल होते हैं, सेल को जिलेटिन बोला जाता है। हमने क्या कर दिया है, आपको एक कैप्सूल दिखाते हैं। देखिए ओ भाई कहाँ गया जी, कैप्सूल तो है ना, हाँ यस सर है। देखिए हमारे पास एक दवाइयाँ हैं, ये आपके सामने। ये देखा जाए तो इसमें क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक
ये देखा जाए तो रैबिट ऑफ DSR, इसमें रेबाप्राजोल और डोम्पेरिडोन भरा हुआ है। अब ये लिख रखा ऊपर से जो बना हुआ इसको जिलेटिन बोलते, तो इसके अंदर हम क्या बोले हैं, 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट भरे होते हैं। 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट कैसे भरे होते हैं उसको देखिए। इसे जब खोला जाएगा, ठीक है, अब खोला जाएगा तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने यहाँ से निकला, इतना सारा इंग्रेडिएंट निकला, इसमें देखिए बहुत सारा 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट भर दिया गया। तो ये जो बना हुआ जो आपके सामने दिख रहा है, इसको यहाँ रखते हैं, ये जो देखो सामने जो दिख रहा है यही आपका जिलेटिन का बना हुआ है। देखिए अलग अलग कलर का 2 कलर आपको दिख रहा होगा, एटलीस्ट यदि आप सही से देख रहे होंगे तो, ठीक। तो ये 2 कलर का होता है, इसमें 2 इंग्रेडिएंट भरे हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमने बोल दिया डोम्पेरिडोन वगैरह और रेबाप्राजोल, 2 चीज़ होते हैं। ये तो हो गया। अब दूसरा कैप्सूल हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा। देखिए ये आप सामने यहाँ से कैप्सूल देख रहे हैं, ये कौन सा कैप्सूल है भाई, ठीक है, ये देखा जाए तो ये भी जिलेटिन का बना है। इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है देखा जाए तो कैल्सी, ठीक है, ट्राल हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है, ये हो गया। तो ये देखा जाए तो एक सिंगल कैप्सूल है। अब इन दोनों को साइड में रखते हैं, फिर आगे के थोड़ा सारा प्रोसेस करते हैं तो आपको और समझाते हैं। कैप्सूल एक सिंगल डोजेज फॉर्म होता है। कैप्सूल को जैसे सोचे नहीं आधा आज खा लेते बिहान खा लेते, ऐसा नहीं होता, एक ही बार में खाया जाता है, इसीलिए सिंगल डोजेज फॉर्म होता है। कैप्सूल अलग अलग शेप और साइज में हो सकता है, इनका शेप अलग देखा जाए तो इनका शेप अलग हो सकता है, वही चीज़ बोला गया। तो ये 2 तरह के हमारे पास कैप्सूल होते हैं। हमारे सिलेबस में देखा जाए तो 2 तरह के कैप्सूल होते हैं, एक्चुअल में होते भी हैं 2 तरह के, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, ये देखा जाए तो ऊपर से हार्ड होते हैं, इसके अंदर इंग्रेडिएंट भरे होते हैं, ठीक। यह 2 पीस से मिलकर बना होता है, यह 2 पीस से मिलकर बना होता। देखिए इस वाले को हम क्या कर देते हैं, ये वाला देखो खोल के आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा धूप यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। 2 पीस से बना होता, पहला पीस ये देखा जाए तो बड़ा है, ठीक है, तो इसको भाई ये बात साइड हो जाओ तो उठा फेंक दे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसे जो बड़ा वाला पोर्शन है, ठीक है, जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको नाम दिया जाता है हमारे पास बॉडी वाला पोर्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया, बॉडी वाला पोर्शन बोलते हैं। एक पेन हमारे पास और रेड कलर का रहे तो मजा आ जाए, नहीं है कोई टेंशन नहीं, जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए 2 पीस ये वाला जो पोर्शन है उसको बॉडी बोला जाता है। इसके ऊपर देखा तो ऐसे एक पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ से देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैप बोला जाता है, ठीक। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में 2 पार्ट होते हैं, एक हमारे पास बॉडी वाला पार्ट, एक कैप वाला पार्ट। बॉडी वाला पार्ट बड़ा होता है, कैप वाला पार्ट छोटा होता है। ये जिलेटिन के बारे में हो गया। अब क्या लिखा, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये सिंगल पीस का बना होता है। बताओ इसको तुम थोड़ी ना तोड़ सकते हो, इसके तोड़ देंगे तो इसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड भरा होगा। जैसे आप सुने होंगे इवियान का नाम सुने, वो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, इसे तुम दाब सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कहीं फूट जाएगा तो कॉपी वॉपी गिर जाएगा जी। इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट भरा हो गया लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको साइड में अब रख ले देते हैं, आएगा तो हम और एक्सप्लेन करेंगे आपके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको साइड में रख देते हैं। अब एक एक करके हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल 2 पीस कैप्सूल भी कहा जाता है, इसे 2 पीस कैप्सूल भी कहा जाता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल 2 अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना, ठीक है, यानी मिलकर एक खोल बनाते हैं, जिसके अंदर अंदर इनप्लसिएंटेंस, मतलब उसको जो चखेंगे भी छोटा छोटा आया था ना, बड़ी खतरनाक होता भाई, ठीक। अनप्लसिएंट टेस्ट होता, ऑर्डर उनका बड़ी खराब होता, को रोकने के लिए टेस्टलेस जिलेटिन बनाया जाता। अब ये टेस्टलेस है, इसको चाटोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, इसको भी चाट सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टेस्टलेस जिलेटिन सेल से भरा होता, अब इसके अंदर, ठीक है, भरा होता। इसके ऊपर अब ये खा लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे डिजॉल्व होगा। अब एक्सपेरिमेंट में हम आपको यही चीज़ बताएंगे, ठीक है, ये कैसे हमारे शरीर के अंदर डिजॉल्व होता है, ठीक है, तो उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक। तो ये जिलेटिन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ लिख दिया गया है। नेक्स्ट में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को आप खोल कर नहीं खा सकते, तुम सोच के खाओगे खोल के तो बड़ी खतरनाक हो गया भाई, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, मटेरियल फिल इनटू द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, मतलब मटेरियल कौन कौन सा भरा होता है, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, अभी आपको दिखाएं सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब इसके अंदर सेमी सॉलिड भरा गया या लिक्विड भरा गया, इसके अंदर चिपचिपा देखो है, जैसे इवियान वगैरह। लिक्विड में देखा जाए तो नॉन एक्वस लिक्विड होता है। तो ये आपके सामने इतने चीज़ भरे होते हैं,
ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में हार्ड जिलेटिन। अब कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन देखते चलते हैं भाई, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे। देखो क्या रखा है, कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो यहाँ पर कंपोजिशन यानी किससे बना हार्ड जिलेटिन। सबसे पहले जिलेटिन होता है। अब जिलेटिन क्या होता है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। कलरेंट होता है, कलरेंट मतलब देखा जाए अलग अलग कलर का। एक कहाँ गल बड़ा हो तू गायब हो गए, ठीक है। तो देखिए अब देख चुके हैं अलग अलग कलर के होते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव रक्षक होते हैं कि इसकी सेल्फ लाइफ को लंबे समय तक बढ़ाएंगे। प्लास्टिसाइजर मतलब चिपकाने वाले होते हैं। ये बताओ चिपकेगा कैसे। यहाँ पर देखिए लॉक है, देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे, हो भाई इधर आ जा तू, ठीक है। इसको यदि देखेंगे तो इस पे देखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, ठीक। इसके ऊपर देखेंगे लाइनिंग हो रही है, लाइनिंग जो हो रही है ना यही लॉक हो रहा है, इसके अंदर जाके ऐसे लॉक हो रहा है। देखिए टुक से बोला समझ लो लॉक हो रही है। मशीन सब करती है, इसमें आदमी कुछ नहीं करता। वेटिंग एजेंट होता है जो दवा को घोलने में मदद करता है। ये चीज़ हो गई आपके कंपोजिशन की, इन्हीं के बारे में हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। अब इन्हीं के बारे में पहला पोर्शन हमारे पास जिलेटिन। जिलेटिन एक प्रोटीनियस नेचर का होता है जो एनिमल से प्राप्त किया जाता है, जैसे काऊ का चर्बी हो गया, पिग की चर्बी यानी सुअर की चर्बी इनसे बनाई जाती है। अब तो पहले ये बुक में थी, अब तो लैब में ही बना दिया जाता है मोस्टली। जिलेटिन मुख्यतः कैप्सूल, कॉस्मेटिक तथा अदर फूड आइटम में उपयोग किया जाता है, ठीक। तो एक हमारे पास जो होता है HPMC होता है, जिसे हम हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज एक तरह का जिलेटिन होता है जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है। आप कह देगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा भैया, कहेगा प्लांट से प्राप्त करने वाले के नहीं एक जिलेटिन का नाम बताओ। तो आपको इतना बड़ा याद नाम नहीं रहेगा तो HPMC बोल देना, HPMC नाम लिख देना है। तो ये जिलेटिन के बारे में हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं कलरेंट, मतलब अलग अलग देखेंगे कैप्सूल अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। यह कैप्सूल के ऊपरी रंग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। रंजक से पेशेंट आराम से दवा को क्या कर सकता, ले सकता। अब ये दवा देंगे तो कोई लड़का तुरंत खा जाएगा, कहेगा अरे दिखने में बड़ा गजब लगाता हो, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर का इसलिए बनाया जाता है कि आदमी आराम से इनटेक कर सकते। प्रिजर्वेटिव यानी दवा की सेल्फ लाइफ को बढ़ावा देने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव है जिससे कैप्सूल लंबे समय तक स्टेबल बना रहे। यानी क्या होता है, प्लास्टिसाइजर क्या होता है, यह कैप्सूल को चिपका कर हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल में सॉर्बिटेल और ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन होता है जो चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपकाने का काम करता है। वेटिंग एजेंट देखा जाए, यह दवा को घोलने में मदद करता है। ये क्या कर देता है, दवा वेटिंग एजेंट ना मिला होगा ना, दवा जाएगी पेटों में वैसा रह जाएगी, पिछवाड़े रास्ते वापस चलाएगा दिक्कत हो जाएगी। बट वेटिंग एजेंट मिलाना जरूरी है जो दवा को घोलने में मदद करती है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक। नेक्स्ट एंड फर्स्ट यानी पोर्शन में ये पार्ट ए देखा जाए तो सातों क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब यहाँ से पार्ट बी है। अब इसको थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि इतना सारा है, बहुत थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बट हर एक कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर ही लिखा है आंसर एनी 10, मतलब 11 क्वेश्चन दिया गया कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता। पहला इसमें क्वेश्चन दिया साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। अब साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है इसको भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पर हम बताते हैं, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बताना पड़ेगा। तो आपके सामने साइक्लोन सेपरेटर दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम नॉलेज लेते हैं, फिर साइक्लोन सेपरेटर को देखते हैं। पेज नंबर 25 पे हम इसका डायग्राम निकालते हैं भाई, ठीक है। ठीक है। तो आपको साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, ठीक है भाई। नोटिस आ गई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं भाई, केवल 1 GB बची हुई, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर का उपयोग विशिष्ट पदार्थ के गैस या वाटर स्ट्रीम से अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें फिल्टर के स्थान पर वर्टेक्स का उपयोग किया जाता है जिसे साइक्लोन सेपरेटर कहते हैं। अब साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम एक्चुअल में देखेंगे तो ये आपके सामने साइक्लोन सेपरेटर होता है। इसमें से कोई भी मटेरियल डाला जाता है और इसमें बहुत तेज वैक्यूम क्रिएट होता है। यहाँ से जाके ऐसे ऐसे करके यहाँ से जो लिक्विड वाला पोर्शन है यहाँ और जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है यहाँ, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचती है तो सॉलिड वाला पोर्शन इधर चला आता है और लिक्विड वाला पोर्शन यहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है। तो इस टाइप से होता है, ठीक। ये आपके सामने कौन सा है, साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम है, ठीक। तो यही लिख रखा, साइक्लोन सेपरेटर का उपयोग विशिष्ट पदार्थ के गैस तथा वाटर स्ट्रीम को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसमें फिल्टर के स्थान पर वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब जो नीचे जाली नुमा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ग्रेविटी तथा रोटेशनल इफेक्ट की सहायता से मिश्रण को तरल से पृथक करने में सहायता होती है। मतलब इसे ग्रेविटी, जो सॉलिड होती है नीचे चला जाता है, लिक्विड वेपर के फॉर्म में बहुत स्पीड से बाहर की तरफ चला जाता है। ये साइक्लोन सेपरेटर का इंट्रोडक्शन रहा। किस सिद्धांत पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिद्धांत पे काम करता है। तो ये लिखा साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन निर्माण देखा जाए तो इसमें होता क्या है? साइक्लोन सेपरेटर एक बेलनाकार पात्र होता है जिसका निचला हिस्सा कोनिकल शेप का होता है। देखिए हम क्या बोले हैं, दो चीज होते हैं। देखा जाए तो ये आपके सामने एक सिलेंडर नुमा, ये देखा जाए इतना पतला बहुत मोटी चद्दर का बना होता भाई। ठीक है, ये होता नीचे की तरफ कोनिकल शेप का होता है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल यहीं से सक करके अंदर चले जाएंगे, यहाँ से इधर चला आएगा। तो वही लिख रखा है साइक्लोन सेपरेटर बेलनाकार होता है। ठीक, और देखिए इसके नीचे कोनिकल शेप का वेसल लगा होता है। वेसल दो भागों में विभाजित होता है। ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? ठीक, ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? टैन, इससे हम अंदर डालते हैं टेंजियल इनलेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टेंजियल इनलेट बोला जाता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फ्लूइड आउटलेट अथवा फ्लूइड या सॉलिड दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, निचला हिस्सा है भाई। ठीक है, निचला हिस्सा में सॉलिड लिखना पड़ेगा। यहाँ से आपके सॉलिड इनलेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने होते जो नीचे की तरफ आते हैं। अब देखते हैं डायग्राम को। देखिए सबसे पहले टेंजियन इनलेट, यहीं से हमारे पास सामग्री कुछ भी यहाँ पर अंदर डालना रहता है। ठीक, यहाँ से क्या कर देते, जो फ्लूइड इनलेट रहता है यहाँ से हमारा निकल जाता है, सॉलिड वाला नीचे इनलेट निकल जाता है। तो ये दो हिस्सा होते हैं। ठीक, अब वर्किंग ये कैसे काम करते हैं गुरु? ठीक है, वर्किंग कैसे अब लिखेंगे? मटेरियल को टेंजेंट इनलेट से अंदर डाला जाता है। तो बोलते हैं जो टेंजेंट इनलेट है उसी से मटेरियल अंदर आता है। मटेरियल फोर्स के द्वारा, ठीक है, अंदर चला जाता है, जिससे सक करता है अंदर चले, जैसे थ्रेसर देखेंगे गाँवों पे उसी तरह से। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। लिक्विड को अलग और सॉलिड को अलग कर दिया जाता है। ठीक, उपयोग की बात की जाए तो किस में उपयोग करते हैं? किसी लिक्विड पार्टिकल में सॉलिड पार्टिकल यदि मिक्स हो गया तो उसको अलग करने के लिए हम साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। उस डायग्राम को यहाँ आपको चिपकाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये होगा साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता फिल्ट्रेशन के बारे में। अब यहाँ पर सामने दे रखा फिल्ट्रेशन, ये हमारे पीटीयू बोर्ड में लिख देते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है ये कब वो नहीं बताते हैं। जैसे थोड़ा सा कह देंगे एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन, किसी एक दो एग्जांपल यूज, ऐसे पूछा तो जो आप लड़का थोड़ा थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के बना ही देगा, मगर नहीं, वो सब अलहिया आदमी एकदम से ला है फिल्ट्रेशन, जा छापा जन्नत हो मर्जी करे। ठीक है, ऐसे ऐसे इंसान है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में देखा जाए तो क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में तरल तथा ठोस, ठीक है, कि एक असमांगी मिश्रण, याद रखना, असमांगी मिश्रण को एक फिल्टर की मदद से अलग करने की प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे अब चाय बना दिए, चाय में देखा जाए चाय पत्ती असमांगी मिश्रण, वो मिश्रण होने वाला नहीं है। चाय छन्नी की मदद से चाय नीचे चलाया जाता, फिल्टर ऊपर रहता है। तो वही चीज़ बोला गया है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में तरल तथा ठोस के असमांगी मिश्रण को एक फिल्टर की सहायता से, मतलब चाय छन्नी की मदद से अलग करने की प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। फिल्ट्रेशन के बाद क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर, उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर बचा हुआ पदार्थ रहता है उसे फिल्टर केक कहते हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम बेस देखना पड़ेगा। हम क्या बोल दिए हैं सबसे पहले? ठीक है, एक आपको क्या कर देना, कंटेनर लेना है, और मान लेते हैं यहाँ पर आपका वो लिक्विड है, ठीक है, जो जिसे हमें फिल्टर करना है। यहाँ पर हम चाय छन्नी रख दिए, ठीक है, या फिल्टर पेपर रख दिए। इसमें जब हम कुरोते हैं चाय देखेंगे नीचे चला आता है, जो चाय नीचे जो आता है उसको नाम दिया जाता है हमारे पास, उसका नाम दिया जाता है फिल्टरेट, नाम दिया जाता है। क्या? फिल्टरेट। और ऊपर जो मोटा सा बचा रहता है उसे हम फिल्टर, ठीक है, फिल्टरेट केक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फिल्टर केक बोलते हैं। केक मतलब मोटा होता है इसलिए केक बोला जाता है। तो वही लिख रखा है, जो नीचे तली में आ जाता है उसे फिल्टरेट बोलते हैं, जो ऊपर बचा रहता है उसे फिल्टर केक बोलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यानी डिफाइन फिल्टरेट 1 नंबर में पूछा गया था। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे? फिल्ट्रेशन के बाद क्लियर लिक्विड जो हमारी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको फिल्टरेट बोलते हैं, जो ऊपर बचा रहता है उसे फिल्टर केक बोलते हैं। ठीक, देखिए भाई,
ये जितना भी नोट बनाया जाता है ना, बहुत सटीक तरीके से, ठीक है, बहुत सटीक तरीके से कईयों साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया। ऐसा नहीं कि अरे लावा कापी छापा, कहीं नहीं, हर एक बोर्ड के पेपर को देखा जाता है। अब कहेंगे सर ये किस बोर्ड के लिए, ये देखा जाए तो बीटीयू बोर्ड के लिए, बट सिलेबस ऑल इंडिया सेम है। हम देखें ऑल इंडिया सेम है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न ये लॉन्ग है, शॉर्ट में पूछ सकता, शॉर्ट है, लॉन्ग में ही पूछ सकता, बस लिखने का तरीका सब कुछ एक ही है। फिल्ट्रेशन करने से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अब फिल्टर नहीं करेंगे, लोशन लगाएं, वही में थोड़ा सा अभी एलोवेरा लगाएं, एलोवेरा पतवे आ जाएगा, तो कहेंगे ये तरीकी कौन एलोवेरा बना दे लो, दिक्कत हो जाएगी। तो लोशन हो गया, माउथ वाश, ड्रॉप, सस्पेंशन, ये सब बनाने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रयोग किए जाते हैं। अभी मान लेते हैं कोई ड्रॉप लिए, कहते हैं उसमें सेलुलोज होता है, मेथाइल सेलुलोज। अब सेलुलोज प्लांट से प्राप्त किया जाता है, सही से फिल्टर नहीं करेंगे आँखें फूट जाएगी। तो ये फिल्टर बहुत ज़रूरी है। फिल्टर वो नहीं जो फोटो खींचते हैं कि करिया करिया को गुरहर कर देगा, ठीक है इंस्टाग्राम के लिए खाना देखने जाएंगे, अरे तेरी फोटो हुआ तो बड़ी शानदार रहा हो, और देखने जाएंगे अरे तेरी की तब आनर नहीं करिए या बनरी नहीं करिए ठीक है, जैसे गाँव पे रहते हैं, ठीक है। अभी हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं, ठीक है, करिया करिया हैं, और फिल्टर पे स्टेटस लगाएंगे व्हाट्सअप पे, अरे तेरी की पता नहीं चलिए करेठवा है या करिया ही है, पता नहीं चलता है क्या किया जाए, ठीक। अब देखिए लिक्विड मटेरियल का प्यूरिफिकेशन यानी क्या उद्देश्य है, काहे फिल्ट्रेशन करते हैं बताओ। फिल्टर ना करेंगे चावा में मुँह में चपत्तियाँ आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो लिक्विड मटेरियल को प्यूरिफाई करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, ठोस पदार्थ को लिक्विड मीडियम से अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रयोग करते हैं। सॉलिड तथा, ठीक है, लिक्विड तथा सॉलिड मटेरियल को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये कईयों मेथड हो सकते हैं, कईयों उद्देश्य हो सकता है, ठीक। मेडिसिन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हम क्या कर देते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं, जो आपके सामने यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं गुरुदेव, थोड़ा सा बताइए जो फिल्ट्रेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं अभी आपकी मम्मी एक हंडा चाय बना रही है, छोटा सा चाय छन्नी लिए हैं, इसी में छान रही, ऊपर बैठते जाए तो निकल होगा नहीं करेगा। तो देखेंगे थोड़ा सा छान लेती तो इसको ऐसे दोबारा उसमें पटक देती हैं, फिर छानती हैं। तो ये सब फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल की चिपचिपाहट, मान लो कुछ ऐसा चीज़ है जो छन्नी में चिपक रहा, छेदवा बंद कर देगा तो फिल्टर होगा नहीं करेगा। तो मटेरियल चिपचिपाहट होता है तो उससे भी अफेक्ट हो सकता है फिल्टर मीडिया का सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया कैसा, उस पर पार्टिकल की साइज पे बताओ। साइज छोटा रहेगा तो देखेंगे तब भी चाय जब पीते तो तली में थोड़ा थोड़ा बैठ जाता है, क्योंकि वो फाइन पार्टिकल है, वो फिल्टर हो जाता। अब बताओ बार बार उससे पतला फिर उससे पतला फिर उससे पतला करेंगे तो नहीं सही से ढंग से फिल्टर हो जाएगा। बट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ही किया जाता है कि नहीं चाय छानने के लिए खाने एक बार छान के खिला देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। थिकनेस ऑफ केक की मोटाई पर, अब बताओ चाय छन्नी में इतना मोटा छन गया, इतना मोटा हो गया, अब उसे जब साइड में नहीं करेंगे तो नीचे गिरबा नहीं करेगा। तो ये सब पे निर्भर करता है। कौन कौन सी मशीन है, इक्विपमेंट है जो फिल्ट्रेशन में काम आती है, कहेगा एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन, कोई दो मशीन का नाम बताओ। सिंटेड ग्लास फिल्टर और तुम्हारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर के अंतर्गत आता है। तो ये दो होती हैं जो फिल्टर के काम आती हैं, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, माउथ वॉश एंड गार्गल में अंतर दिया गया है, ठीक है। बहुत लेंदी वीडियो होता चला जा रहा भाई, अभी तो तीसरे पे हैं हम, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं, ठीक। माउथ वॉश तथा गार्गल में अंतर, डिफरेंस पूछा हुआ है। तो सबसे पहले माउथ वॉश क्या होता है, ठीक है, उसको बारे में समझिए। सुने होंगे ना किसी को भी चोट लग जाए तगड़ा, ठीक है, मान लेते हैं भगवान न करें, ठीक है, क्योंकि बड़ी भयानक दर्द होता है भाई, एक्सीडेंटल वर्सन के, हमें भी चोट एक बार लगी थी ना, बड़ी अभी डर लगता है ठीक है, बड़ी भयानक दर्द होता है। तो गाड़ी वगैरह प्लीज़ आपसे अनुरोध है, गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाइए, ठीक है, ज़िंदगी है भाई, ठीक है। ये कहीं झटके में देखेंगे पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ठीक। कहीं जाना 10 मिनट लेट जाइए, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो क्या लिख रखा, अब एक्सीडेंटल केस है तो उससे ब्रश कराओगे, दांत तो ऑलरेडी हुलस गया है तो उसको माउथ वॉश दिया जाता है। तो लिखा माउथ वॉश एक कॉन्सेंट्रेशन क्लियर एक्वस सोल्यूशन होता है जो माउथ की गंध तथा मुख के स्वाद को साफ तथा क्लीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई ब्रश नहीं करना चाह रहा या बीमार है या कई कारणवश, ठीक है, वो नहीं करना चाह रहा तो माउथ वॉश देंगे, उसके अंदर मुंह में डालेगा, थोड़ा सा गलाला करेगा, अपने आप मुंह फ्रेश हो जाएगा और बैक्टीरियल ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो इनको सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, माउथ वॉश का प्रयोग करते हैं। माउथ वॉश में एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी ऐड किया जाता है, क्यों, क्योंकि मुंह में यदि बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो और बदबू करेगा, सड़न करेगा, ठीक है, हमारे दांत को सड़ा उड़ा खत्म कर देगा। तो उनको सही करने के लिए हम माउथ वॉश का प्रयोग करते हैं।
इसमें प्रिजर्वेटिव तथा स्वाद के लिए एल्कोहल, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट भी प्रयोग किया जाता है। अब बताओ कलर बढ़िया रहेगा, स्वीटनिंग, अभी जैसे हमारे यहाँ ब्रश कर रहे हैं और देखेंगे कड़वाहट टाइप में लगे तो बच्चे कार्बन नहीं करेंगे, तो उसमें स्वीटनिंग मिला दिया जाता है, जो मीठापन रहेगा लड़का आराम से यूज करेगा। कलरिंग एजेंट, इतनी तगड़ा कलर है यार, मस्त कलर बा, ले 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 ले, ऐसा बोल देंगे। फ्लेवर, कहेंगे ये फ्लेवर का चाहिए, वो फ्लेवर का चाहिए, तो वो भी चीज़ माउथ वॉश में मिलाया जाता है। इसका उपयोग करने से पहले बराबर मात्रा में पानी ऐड किया जाता है, मतलब जैसे मान लेते इसको करना है तो आधा गिलास पानी लेंगे, 1-2 ढक्कन माउथ वॉश लेके अच्छे से मिक्स करके बार बार गलाला करेंगे, फिट ही आ जाएगा मुंह। माउथ वॉश लिक्विड प्रिपरेशन में आता है, ठीक है। माउथ वॉश देखा जाए तो लिस्टर के नाम से आता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं उसके नाम से आता है जो मार्केट में उपलब्ध होता है। तो ये हो गया आपके सामने, ठीक। जिलेटिन पे आते हैं, सॉरी गार्गल पे आते हैं। गार्गल क्या होता है, कहते हैं गलाला, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, जैसे हमारी घाटी में इन्फेक्शन हो गया ना, तो उसको सही करने के लिए हम गार्गल का प्रयोग करते हैं। गार्गल भी एक्वस सॉल्यूशन होता है जो थ्रोट इन्फेक्शन में प्रयोग किया जाता है। किस इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में प्रयोग किया जाता है, ठीक। गार्गल तुरंत ही म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर थ्रोट से यानी थ्रोट के साथ कांटेक्ट करता है और करने का काम करता है और बहुत तगड़ा आराम करता है, ठीक। आराम करने का मतलब आराम हमें देता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। फिनॉल तथा थाइमोल जनरली इसमें उपस्थित होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करते हैं। जो इन्फेक्शन हो गया आपके थ्रोट इन्फेक्शन में तो उसको सही करने के लिए काम किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग गार्गल में एस्टिजेंट के तौर पर किया जाता है। एस्टिजेंट मतलब जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर वाला नहीं, जो बैक्टीरिया ग्रोथ, क्योंकि बैक्टीरिया अमीनो एसिड प्रोटीन की बनी होती है, उसको सेल को तोड़ देगा, बस एस्टिजेंट की तरह काम करेगा। और जब बैक्टीरिया मर गई तो काम खत्म। यह लिक्विड प्रिपरेशन में काम आता है, यानी गार्गल देखा जाए तो लिक्विड प्रिपरेशन में काम आता है। तो आपके सामने गार्गल के बारे में रहा, ठीक। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिख रखा क्वेश्चन में, कह दिया है डिफाइन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होता है, जैसे किसी को दिखावा करना, जैसे टैबलेट बनाना, कलर मिला देना, फ्लेवर मिला देना, स्वीट मिला देना, ये सब ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के अंतर्गत आता है। तो क्या लिख रखा, पहले हेडिंग डालना ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक एक ऐसा एजेंट है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को फ्लेवर, कलर तथा स्वीटनिंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सस्पेंशन हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको कलर देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, स्वीट देने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसी को ऑर्गेनोलेप्टिक प्रयोग कहते हैं, ठीक। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट का उपयोग फूड, केमिस्ट्री नहीं, कॉस्मेटिक मटेरियल के लुक देने के लिए, एक्सेप्टेबल मतलब आराम से पेशेंट एक्सेप्ट कर ले, आदि को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनोलेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो को कोई खाना दे, बढ़िया से कलर बने रहे है, तरीके का बनवले बड़ू हो नहीं खाई है, ठीक। अब बढ़िया से कलर रहे, अरे तरीकी तक का बनल बहो, महका था बड़ी शानदार, ठीक है। तो उसके साथ साथ फ्लेवर भी देखा जाता है। अभी जब टैबलेट खरीदने जाएंगे, ठीक है, तभी जैसे मान लेते हैं चॉकलेट खरीदने जाएंगे, कहेंगे वेनिला, पान, एप्पल, लीची, मैंगो, ये सब आता है, तो फ्लेवर दवाइयों में मिला दिया गया भाई, खतरनाक टाइप में है वैज्ञानिक। हमारे लेकर बैठे थोड़ी इंस्टाग्राम जैसे आप रील मार रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने इंस्टॉल भी नहीं किया है, ठीक है। कब किए थे, एक बार इंस्टाग्राम, लड़की का चक्कर था, ठीक है, 2019 में किए थे इंस्टाग्राम। तब से नहीं, ठीक है, ये सब कचरा काम है, ठीक है, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास उसको लुक बढ़ाने के लिए, ठीक है, लुक बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन कैसे किया, 3 में कलर किया, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट आता है। कलरिंग एजेंट क्या होता है, ऐसे चीज़ जो दवा को कलर प्रोवाइड करते हैं उसको कलरिंग एजेंट कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेड फेरक ऑक्साइड, रेड अथवा येलो लिख देते हैं, दोनों तुम्हारे पास होता है। येलो फेरिक ऑक्साइड होता है, क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बीटा कैरोटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा कैरोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हो जाएगा एंथ्रो, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन। हल्दी वगैरह बहुत सारा होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तुम्हारे पास फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर प्रोवाइड करता है, जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिनामोन आता है, ठीक है, और भी वेनिला आता है, बहुत सारा आप लिख सकते हैं। क्लोव आता है, जो हम आयुर्वेदिक केवल लिख रहे हैं, जिंजर आता है,
ठीक है, ये आपके सामने जिंजर हो जाएगा, बेंजल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारे पास फ्लेवरिंग एजेंट के अंतर्गत आते हैं। और भी लिख सकते हैं, वेनिला लिख सकते हैं, क्लोव वगैरह प्रयोग किया जाता है। स्वीटनिंग एजेंट में तुम्हारे पास क्या प्रयोग किया जाता है, सॉर्बिटॉल का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ तुम्हारे पास होता है मैनीटॉल का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो सैचेरिन का भी प्रयोग किया जाता है। क्या होते हैं, सैचेरिन, जो हमारे पास शुगर की तुलना में कईयों गुना अधिक मीठा होता है। सैचेरिन सबसे ज़्यादा स्वीटनिंग एजेंट में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने रहा क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट में ऑर्गेनोलेप्टिक का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फूड में, कॉस्मेटिक में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के टेस्ट तथा बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, मेडिसिन के पीएच तथा टेस्ट को मेंटेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कस्टमर जो खरीद रहा है उसको लुक दिखाने के लिए, फ्लेवर आदि को दिखाने के लिए हम कलर यानी ऑर्गेनोलेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। मार्केट क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे अभी कईयों क्वालिटी बेचेंगे, कोई मूड बने है आज वेनिला फ्लेवर लावा था, सिरप पिए जाए, ठीक है, तो ये होगा। तो बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है डिकोशन दे रखा। डिकोशन हिंदी इसका लिख देते हैं भाई। इसको डिकोशन को क्या बोला जाता है, काढ़ा बोला जाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं था, तब भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, देखिए 2024 लिखो, 55 नंबर पे डिकोशन हमसे पूछा गया है। ठीक, तो इसीलिए अपना शस्त्र एकदम से क्या करें, सब खुरुज के हथियार एकदम से स्ट्रांग रखिए, कोई भी आए धड़ से मार दीजिए। उसी तरह से एग्जाम होता भाई। ठीक है, तो डिकोशन मतलब काढ़ा। अब काढ़ा कैसे घर में आपको बनाया जाता, मम्मी कहती हैं तुलसी लावा, आई अदरक लावा और बहुत सारी चीज़ लावा, टूट के पानी में डाल दा, खौलावा तब तक जब तक वो बढ़िया तरीके से उबल न जाए, और छान के पिया। बस सेम टू सेम यही बनाई जाती, बस यही काढ़ा हो गया, उसी तरह से बनाई जाती, जो बोले हैं वही जैसे घर में बनाया जाता। डिकोशन एक पारंपरिक औषधि बनाने की विधि है जिसमें जड़ी बूटी, मसाला तथा अन्य पदार्थों को पानी में डालकर लंबे समय तक उबाला जाता है। लंबे समय तक उबाला जाता है। ठीक, अब लंबे समय तक उबाल के उसे छान के अलग कर दिया जाता है, आपका काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। डिकोशन प्रोसेस में क्रूड ड्रग्स लिए जाते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्रूड ड्रग्स क्या होता है, जो पेड़ से डायरेक्ट प्राप्त करके पानी में घुल जाता है। घुल जाएगा तभी तो वहाँ से सोखेगा। ऐसे मान लीजिए पत्ती अब डाल दिए, घुलबा नहीं करा 2-3 घंटा तक बनौला, स्वादवा गड़बड़ कर दिला तो दिक्कत हो जाएगी। तो डिकोशन प्रोसेस में जो भी क्रूड ड्रग्स लें वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। पानी में उबालने के बाद बचे एक्सट्रैक्ट्स को फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो पानी में उबालेंगे, बचे हुए भाग को जैसे उबालते जाएंगे कम से कम बहुत कम मात्रा में बचना चाहिए। अभी मम्मी से आपको पूछना कि एक्चुअल में काढ़ा कैसे बनाया जाए तो बड़ी सटीक बताएंगे। फिल्टर की मदद से छान कर अलग कर लेते हैं और बंद कंटेनर में रख देते हैं। आपका काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, इसमें प्लांट का चाहे रूट मतलब जड़ प्रयोग कर सकते हैं, छाल प्रयोग कर सकते हैं, पत्ती प्रयोग कर सकते हैं आदि का उपयोग किया जाता है। जैसे भी किसी को बीमारी होती है ना, गांव में सुनेंगे अरे एक छाल लावा पीस के मर दे है, पानी में उबाल के पिया फिटिया जाए, ऐसे सुने होंगे। जैसे अभी गांव में किसी को बुखार होता है, कहते चिरैतक पत्ता पीला। चिरैतक पत्ता भी एक्चुअल में देखा जाए तो खतरनाक चीज़ है और सही भी काम करता भाई। बहुत सारे हम देखे हैं पेशेंट। ठीक है, अभी हमारे गांव में एक पेशेंट थे, बॉम्बे थे, अब सो मरने के कगार पे हो चुके थे। ठीक, आए यहाँ पर डॉक्टर से, यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ दी, चेकअप वगैरह किए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए थे। ठीक, बट डॉक्टर कहा यार इतनी दवाइयाँ आप झेल नहीं पाएंगे। उनको पर डे आता था 1 NS इन्फ्यूजन में दिया जाता था। ठीक है, और फीवर उनका चढ़ जाता तो 1 इंजेक्शन पैरासीटामॉल लगाया जाता था। केवल 1 एंटीबायोटिक चलाई गई थी, सिफिक्जिन ओफ्लॉक्सासिन यानी GPO के नाम से आता। अब बोले कि ये काढ़ा वाला चीज़ कह रही हैं। ठीक है, काढ़ा बताओ तुम, कहते थे कि 2 लीटर पानी लेना और इस काम को एक चीज बोले थे होती है जो ऐसे ऐसे लटकी होती है, उसको मिला के पिलाएं। अब तुम सोचो कम से कम हफ्ता दिन तक पिलाएं, अब बंदा फिट हो गया। कहीं यार खतरनाक टाइप में। अभी आप पढ़े होंगे फार्माकोग्नोसी में 64 ड्रग्स है ना, हमारे सिलेबस में 64 ड्रग्स या 81 ड्रग्स है, उतना पढ़े होंगे। बट MBBS में पूरा 1 साल आपको क्या पढ़ाया जाएगा, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट होता है। आयुर्वेदा गुरु भी बड़ी तगड़ा जानते हैं, हमारे एक डॉक्टर हैं, हम जब अप्रेंटिस करते थे तो बड़ी सटीक बात जानकारी देते थे। ठीक है,
तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक, फिर क्या उदाहरण क्या लिख सकते हैं, देखिए अदरक हो गया, तुलसी, मिर्च, यानी मिर्च मतलब काली मिर्च ही, मिर्च घर पे डाल देना, काली मिर्च का काढ़ा जो खांसी में उपयोग किया जाता है। यह विधि आयुर्वेदा विधि पुरानी तथा आरामदायक और फायदेमंद होती है। ठीक, इसमें सामग्री को तब तक उबाला जाता है जब तक पानी आधा न हो जाए और छान कर पिया जाता है। काढ़ा बन के तैयार हो गया। अब प्रोसेस में करते क्या, सबसे पहले क्रूड ड्रग्स लेते हैं, पानी में 30 मिनट तक उबालते हैं। एक्चुअल में मिनट फिक्स नहीं है, तो यहाँ तब तक उबाला जाता है जब तक अच्छे से कलर न हो जाए। उसको ला के फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करके जो रखा जाता है वो आपका रेडी हो गया है। ठीक है, डिकॉक्शन मतलब काढ़ा आपका रेडी हो चुका है। तो ये बनाने का आपका प्रोसेस था। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए डिकॉशन के बाद तुम्हारे पास यानी लिखा है डिफरेंस बिटवीन कैपिंग एंड लैमिनेशन। कैपिंग और लैमिनेशन में मैं डिफिनेशन यानी डिफरेंस पूछा, इसका हमारे ये भी सिलेबस में नहीं था। कैपिंग थोड़ा सा केवल टैबलेट में दिया था, टैबलेट कैप्सूल में एक लाइन कैपिंग के बारे में दिया था, लैमिनेशन के बारे में वही देखो भाई 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया। इसको हम अलग से, ठीक है, अभी दूसरी बुक में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड टाइप में तो देखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3-4 प्रकाशन की बुक है, उस किसी में देखेंगे और अच्छे से इसे नोट बना के हम 3 नंबर का कॉन्सेंट्रेट करके आपको दे देंगे। उसके चलिए इसे अभी हम पीडीएफ पे बट रहेगा, याद रखना पीडीएफ पे रहेगा। हैमर मिल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, हैमर मिल आप जानते हैं, इसको थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं। हैमर मिल क्या होती है, हैमर मिल, ठीक है, एक पिसाई मशीन है, इसको क्या बोलते हैं, पिसाई की मशीन बोलते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग पदार्थ की पिसाई तथा चूर्ण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हैमर मिल अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है, तो आप हैमर मिल के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये आपके सामने हैमर मिल दिया गया है। हैमर मिल में यही होता है। ठीक, ये क्या कर देता, ये जो हैमर है इसके द्वारा पीट के पार्टिकल को छोटा कर देता है। तो लिखा है देखो, पिसाई तथा चूर्ण करने में किया जाता है। हैमर में लार्ज पार्टिकल को क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देता है, उसी को हैमर मिल कहते हैं। अब किस सिद्धांत पे काम करता, हैमर मिल देखा जाए तो टकराव सिद्धांत पर काम करता। टकराव मतलब ये किसी भी मटेरियल को ऐसे है तो उसको टक्कर मार के छोटा कर देता है, इसीलिए इसे इम्पैक्ट सिद्धांत पर काम करता है। भी क्वेश्चन पूछेगा हैमर मिल किस सिद्धांत पे काम करता, तो आपको फिलअप करना है इम्पैक्ट पे काम करता है, यानी टकराव विधि पर काम करता है। ठीक, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो निर्माण, इसमें होता क्या, अब इसको देखने से पहले आप डायग्राम समझिए। देखिए आपके सामने डायग्राम है, ये आपके सामने हॉपर यानी डोंगा होता है, इसी में मटेरियल को रखा जाता है। ये आपको जो नीला कलर की दिखाई गई जैकेट वाल होती है, जो मोटी स्टील की बनी होती है। ठीक, जैसे समझिए वो चक्की चलती है आपके गांव, वही मोटी स्टील की बनी होती है, इसके अंदर हैमर होता है। यहाँ से मटेरियल जब गिरता तो हैमर के द्वारा उसे पीटा जाता है। जब पीटेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ से सीविंग मतलब स्क्रीनिंग लगाई जाती है, मतलब जाली लगाई जाती है। जो छोटा पार्टिकल होता है यहाँ पर आराम से गिर जाता, जो इसमें से देखो छोटा पार्टिकल गिर जाता। अब देखो जो छोटा नहीं हुआ तो दोबारा यहाँ पर जाएगा, फिर पीटा जाएगा, तब तक पीटा जाएगा जब तक यहाँ से नहीं निकल जाएगा। जो यहाँ से निकलेगा तो रिसीवर में आराम से प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये आपके सामने है, इसको हैमर बोलते हैं, इसको जैकेट वाल बोलते हैं, इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, इसको रिसीवर बोलते हैं, इसको सॉफ्ट मतलब जो यहाँ पर लगा होता है, जिसे धुर्रा बोलते हैं गाँव में। ठीक है, इसी पे ये नाचता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम यहाँ से बनाना है, यहाँ से डायग्राम याद रखना जरूर बनाना। तो क्या लिखा कॉन्ट्रैक्शन में, हैमर मिल जो हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल मतलब सीधा भी लगा सकते हैं, ऐसे पट्ट भी लगा सकते हैं। जैसे आपके गाँव में भी देखेंगे जो पिसाई वाली मशीन आती है, अब तो देखेंगे ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, नाचती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी नाचती है, ऐसे भी नाचती है। गांव में चक्की जो लेकर आते हैं ट्रैक्टर में लगे होते हैं वो पट्ट वाली होती है, तो ये पट्ट और सीधा दोनों लगा सकते हैं। धुर्री पर घूमने वाली होती है। दोना में मटेरियल को रखा जाता है, हैमर से पार्टिकल को पीटा जाता है, स्क्रीनिंग से, ठीक है, छोटे पार्टिकल छाने जाते हैं। छोटे जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, छान दिए जाते हैं। ठीक है, रिसीवर में क्या कर दिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है जो भी मटेरियल रहता है। वर्किंग एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, पहले होपर में यानी हॉपर मतलब डोंगा में मटेरियल को रखा जाता है, फिर मटेरियल को चेंबर में गिरता है, मतलब जब चलता है तो धीरे धीरे गिरता है। हैमर की मदद से उसे पीटा जाता है, जिससे फाइन पार्टिकल में परिवर्तित हो जाता है। हैमर के द्वारा जाएगा, उसे पीट दिया जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग की मदद से छान लिया जाता है, फिर जो नीचे चलनी रहेगी तो उसके अंदर छान लिया जाता है। अंततः जो तुम्हारे छोटे पार्टिकल होते हैं रिसीवर में प्राप्त कर लिया जाता है आपका फाइन पाउडर। ठीक
ठीक, अब यूज की बात की जाए तो यहाँ पर फाइन को यानी साइज को छोटा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हैमर मिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको प्यारा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, वैक्यूम ड्रायर गुरुदेव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, वैक्यूम ड्रायर के बारे में हम बता देते हैं आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब वैक्यूम ड्रायर गुरुदेव क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देखा जाए चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका 20 नंबर का एमसीक्यू वगैरह रहेगा उसको देखेंगे। है यहाँ पर कहाँ चला गया ये, यानी पर वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं उन्हें जब तुम सुखवाओगे, आँच दोगे तो जल जाएंगे। अरे तेरी की गुरुदेव ये कौन सी आग हो। ठीक है, तब उन्हें वैक्यूम दे के मतलब हवा के द्वारा उसे खींच लिया जाता है, तो उसको वैक्यूम ड्रायर बोलते हैं। जैसे अभी तो वो आते हैं जो भोंपू टाइप में होता है जी, जो लड़कियां बाल ऐसे वो करती हैं, जैसे क्या बोलते हैं लड़कियां गांव में कहाँ, गांव में तो ऐसे दुपट्टा लेना भड़फड़ फड़फड़ मल्लन वैसा फिटिया का काम। वो शहर में जिसके पास CBSE वाली, जिसके पास भरपूर पैसा होता है, वो क्या कर देती है, भोंपू टाइप में लेती हैं और अपने बाल को ऐसे ऐसे सुखाती हैं। सेम टू सेम वैक्यूम ड्रायर होता है। ठीक है, वैक्यूम ड्रायर एक ऐसी मशीन होती है जो कम दाब की तहत सामग्री को सुखाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, यह पदार्थ से नमी हटाने के लिए गर्मी तथा वैक्यूम का प्रयोग करते हैं। मतलब सबसे पहले कोई पदार्थ रहेगा उसमें ट्रे के रूप में रख दिया जाएगा, उसमें गर्मी, ठीक है, गर्मी बहुत कम, दाब ज़्यादा दिया जाएगा, कम दाब पर गर्मी तथा वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। जो भी मटेरियल रहेगा वहाँ से पानी सोख लिया जाएगा, पदार्थ आराम से सूख जाएगा। ठीक, तो ये होता है। अब किस सिद्धांत पे काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट के सिद्धांत पे काम करता है। वैक्यूम ड्रायर बॉइलिंग पॉइंट के सिद्धांत पे काम करता है। अब कंस्ट्रक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, निर्माण कैसे करते हैं। देखिए आपके सामने ये रहा वैक्यूम ड्रायर है। ठीक है, ये इसको पूरा अच्छे तरीके से शेडिंग वगैरह करना पड़ेगा। इसमें करते क्या, एक आपके सामने बेल्ट होता है, बेल्ट के अंदर छोटे छोटे ट्रे होते हैं। कोई भी मटेरियल, जैसे मान लेते हैं ये ट्रे हो गया, इस पे कोई सामान तुम्हें रखना है, इसको सुखवाना है। जैसे मान लेते हैं हमने टैबलेट सुखवाना, टैबलेट को रखें, इसको उठा के देखिए, इसको उठा के हम यहाँ ट्रे में डाल देंगे। देखिए ये जो रैक रखा गया, इसी रैक में डाल देंगे हर एक ट्रे को, ये पूरा भर दिया जाता है। ठीक, भरने के बाद यहाँ से जो तुम्हारे पास ये कंडीशन, ये तुम्हारे पास देखो लिखा ना कंडेंसर यानी कूल करने के लिए, यहाँ से बहुत तेजी से वैक्यूम सक करता है। यहाँ से बहुत तेजी से वैक्यूम जब सक करेगा, देखिए ये लिखा कनेक्ट टू वैक्यूम पंप। यही वैक्यूम पंप होता है जो बहुत तगड़ा मोटर लगा होता है। ये क्या कर देता है, यहीं से खींचता है, और जितना तेजी से खींचेगा इसके अंदर जो भी तुम्हारे पास मॉइस्चर, एक्चुअली होता क्या, देखो इसके अंदर रख के इसे बंद कर दिया जाता है। जब बंद कर दिए तो ये पूरा सील हो गया। ठीक है, सील हो गया। जैसे आपके घर में ओवन वगैरह होगा, इस पर देखेंगे खाना वाना पकाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर बंद कर दिए, यहाँ से वैक्यूम रहेगा, पूरा जितना भी थोड़ा बहुत नमी रहेगी सबको खींच के उठा के यहाँ लागेगा, और इसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक, अब हमारे पास जो भी तुम्हारे पास मॉइस्चर रहेगा यहाँ पर नमी के रूप में निकाल दिया जाएगा। नमी क्योंकि यहाँ पर हवा के रूप में खींचेगा, यहाँ पर कंडेंसर इसलिए लगाएगा कि ठंडा हो जाए, तो यहाँ पर रिसीवर में आराम से प्राप्त हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ये पूरा चीज़ सूख गया। बस यही सिद्धांत होता है, इसी को वैक्यूम ड्रायर बोला जाता है। डायग्राम आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। इस विधि में क्या करते हैं, देखिए क्या, सामग्री को सुखाने के लिए ट्रे में समान रूप से फैलाकर चेंबर में रख दिया जाता है। वैक्यूम पंप चालू कर दिया जाता है, हीट क्रिएट होता, नमी उड़ जाती है, सामग्री सूखने के बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है, बस काम हो गया है। अब कौन कौन चीज़ सुखवाया जाता है, मटेरियल सुखाने के लिए जो हीट के प्रति संवेदनशील होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते जो हीट के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो उनको सुखवाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वैक्यूम ड्रायर का प्रयोग करते हैं। वैक्यूम यानी जैसे पैकेजिंग फल हो गया, सब्जी हो गया, जड़ी बूटियाँ आदि को हमारे पास नमी तो हटाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं सड़ जाएगा वो, तो जड़ी बूटियों को लंबे समय तक रखने के लिए हम वैक्यूम ड्रायर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास कंपाउंड दे रखा है, टॉक्साइड दे रखा है। ठीक है, टॉक्साइड क्या होता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। टॉक्साइड भी देखा जाए तो जो बैक्टीरिया होता है उसे निकाल के हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जान जाती है, उस बैक्टीरिया को किल कर देती है, यदि इंटर करेगा तो। इसमें क्या होती है, टॉक्साइड एक इनएक्टिव विष होता है जिसे बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित किया जाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया के अंदर से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा इनएक्टिव फॉर्म में निकाल लेंगे, उससे फिजिकल, ठीक, और यानी केमिकल तथा फिजिकल प्रोसेस से इनएक्टिव कर दिया जाएगा, क्योंकि विषा निकाल के डाल देंगे तो आदमी ये मर जाएगा। ठीक, तो इनएक्टिव के रूप में रख दिया जाता है। अब वो वैक्सीन बन चुका है, याद रखना। सिंपल सा क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया लिए सर,
लखनऊ का डी फार्मा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। फार्माकोलॉजी पूरी ऑल इंडिया भैया एक ही है, चाहे जो पढ़िए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये क्या लिख रखा है, देखो सबसे पहले बैक्टीरिया से विष निकाल लिया जाता है, ठीक। फिर यानी केमिकल द्वारा यानी रासायनिक विधि द्वारा तथा फिजिकल प्रोसेस द्वारा जो इनएक्टिव कर दिया जाता है, इनएक्टिव मतलब जो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है उसे इनएक्टिव कर दिया जाता है ताकि हानिकारक न रहे, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को उत्तेजित करके हमारे शरीर के अंदर यानी एंटीबॉडी बनाने में सक्षम होते। कहने का मतलब वैक्सीन बना दिया गया, हमारे शरीर के अंदर डाल दिया गया, अब हमारी शरीर जान जाएगी अच्छा ये बैक्टीरिया से निकाल के बनाए गई हो, अभी बैक्टीरिया हमें बीमार करेगा तो भन्न से इसको मार देगा। तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन के तैयार हो चुकी है, उत्तेजित करके एंटीबॉडी बनाने में सक्षम हो। अब टॉक्साइड का उपयोग वैक्सीन के रूप में समानतः टिटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डीडीटी हो गया, इन सबको प्रयोग करने में किया जाता है, ठीक। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर बनाने की विधि में कहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ठीक है। पेन कहाँ गई हो, ठीक है यार, ठीक है। इसमें देखो क्या करता है, सबसे पहले बैक्टीरिया को टॉक्सिक निकाला जाएगा, बैक्टीरिया से टॉक्सिक निकाला जाएगा, उसे कलेक्शन किया जाएगा, फिर इसे इनएक्टिवेट यानी इनएक्टिवेट मतलब निष्क्रिय कर दिया जाएगा, उसमें शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर फार्मुलेशन किया जाएगा, फिर क्वालिटी वगैरह चेक कर दिया जाएगा। क्वालिटी यदि सही रहेगी तो आपका रेडी है यूज करने के लिए। ये तुम्हारे पास प्रोसेस हो जाएगा यहाँ से। अब यूज की बात की जाए तो डिप्थीरिया तथा टिटनस के बचाव के लिए किया जाता है, डीडीटी टीकाकरण में इसी का प्रयोग किया जाता है, टॉक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पर हम पोर्शन पे देखते हैं टॉक्साइड के बारे में, ठीक है। टॉक्साइड क्या होता है, ठीक है, टॉक्साइड नहीं, यहाँ पर लिखा ट्रॉपिकल प्रिपरेशन क्या होता है, जिसे ट्रॉपिकल एजेंट के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने ट्रॉपिकल एजेंट दिया गया, कैसे क्या, इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। क्या लिखा है, टॉपिकल एजेंट एक ऐसा पदार्थ है जो सामान्यतः एक्सटर्नल सतह में लगाए जाते हैं। कहाँ पर लगाए जाते हैं बाबू, एक्सटर्नल सतह पर लगाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एजेंट का प्रभाव तेजी तथा सही होता है, मतलब क्या रखा है, जैसे ट्रॉपिकल एजेंट सिंपल सा क्या होता है, एक्सटर्नल यूज के लिए किया जाता है। जैसे क्रीम, कहीं घाव लग गया ना तो क्रीम प्रयोग कर देते हैं, बहुत तेजी से काम करता है, तो वही लिखा रखा है, यानी प्रभाव तेजी से और सही होता है। जैसे तुम्हारे पास त्वचा जल गई है, दर्द हो गया, खुजली हो गया, संक्रमण आदि से उपचार में किया जाता है। जैसे किसी को मान लेते ये उंगली दर्द कर रही तो दवा नहीं खाना चाह रहा है, तो कहते हैं अच्छा कुछ लगा दो सही हो जाए, तो वो जो लगा रहे हैं वही ट्रॉपिकल प्रिपरेशन अर्थात ट्रॉपिकल एजेंट है। इसका एग्जाम्पल क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, जेल हो गया, लोशन आदि होता है। अब इसका फायदा क्या होता है, ठीक, इसका कुछ फायदा तो होगा। दवा सीधे प्रभावित क्षेत्र पर कार्य करती, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो इसी पर लगा देंगे, अपना काम तुरंत भन्न से कर जाएगा। लगाने में आसानी तथा अन्य किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति है, अभी मान लेते हैं, ठीक, अभी मान लेते हैं यहाँ पर आपको लगाना है, इंजेक्शन लगाना रहता तो कहीं नर्सेस के पास जाएंगे, यहीं पर लगाना, दवाई निकालें, इसे लगा दिए, बस काम हो जाएगा। बट इसमें अंगुली से निकालने पर थोड़ा सा कंटामिनेशन का चांस बनता है। सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन कम तथा एवॉइड होता है। सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन मतलब पहले जैसे खाएंगे तो ब्लड के अंदर जाएगा, लीवर मेटाबॉलिज्म करेगा, तब बहुत सारा काम होगा, बट वो सब तुम्हारे पास ऐड करता है। जल्दी आराम और राहत मिल जाता, कोई भी व्यक्ति जल्दी से लगा लिया, राहत मिल गया। आराम, ठीक है, आराम से उपलब्धता होती, परचेज जगह आराम से उपलब्ध हो जाएगी। उपलब्धता मतलब हर एक मेडिकल स्टोर पे मिलती है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास बीटाडीन आता है जो पट्टी काम करने के लिए आता है। एंटी फंगल क्रीम हो गया, डाइक्लोफेनेक जेल हो गया जो दर्द में राहत करता है। एंटीबायोटिक हो गई जो इन सब चीज़ में काम करती है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल एजेंट के अंतर्गत आता है, ठीक। ये सब हो गया इन सब चीज़ के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से 11 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लिया है। इधर आते हैं आपका पार्ट नंबर सी। अब पार्ट नंबर सी को हम जल्दी इधर से देख लेते हैं, क्या और कैसे दिया गया है, इन सबको अच्छे तरीके से यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। क्या लिख रखा है अब इसको देखते हैं अच्छे तरीके से भाई। क्या लिख रखा, पहला क्वेश्चन कर दिया, व्हाट इज मिल्क मैग्नीशिया केमिकली। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका एक्चुअल में केमिकल क्या होता है इसको बताना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, ठीक है। पार्ट सी का 1 नंबर यहाँ पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आपके घर में इनो होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है जिसे क्या बोलते हैं, MgOH का होल टॉयज होता है। क्या होता है, MgOH का होल टॉयज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो क्या लिख रखा है, अब देखिए हम अलग अलग तरह से नहीं, कितने लोग होते हैं 500 MCQ करा देंगे, कहीं इसी से बाहर फंसेगा,
इसी के अंदर ही फंसेगा। अरे भाई 500 करा दियो तो फंसबा करे, पूरी की तबीयत कराओगे तो फंसेगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 40 50 ठीक करिएगा MCQ, उसी के अंदर 20 ठीक फंस जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, केमिकली देखा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। स्टेबलाइजर आर यूज इलिक्जर, मतलब इलिक्जर जो होता है उसे स्टेबल यानी जो स्टेबलाइजर प्रयोग किया जाता है कि हमारा इलिक्जर लंबे समय तक स्टेबल है, यानी स्टेबिलिटी के लिए, कलर के लिए या प्रिजर्वेटिव के लिए या घोलने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए, तो स्टेबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्थ एडिशन ऑफ IP, मतलब हमारे यानी जो इंडियन IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया, चौथा कब आया हुआ था? आपको बता देना चाहते हैं, चौथा देखा जाए तो कब आया गया था? 1996 में आया था, 1996 में। तो 1985, 1900, 1960 या 1990 है जी, 1996। तो 1996 द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फार्मेसी एक्ट कब आया गया था? 4 मार्च 1948 को आया था, आज़ादी के 1 साल बाद। यानी फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था, 1947, 1949, 1948, 1950। तो 1948 पे टिक मार देना है। सिंपल सिरप इज सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है, उसमें क्या ऐड किया जाता है? उसमें सुक्रोज ऐड कर दिया जाता है, तो सुक्रोज पे भाई टिक मार देना है। कैप्सूल इज, ठीक है, कैप्सूल इज विच पाउडर इनक्लोज इज द मेड अप, अभी बोले हैं कैप्सूल के जो ऊपर की कवरिंग होती है उसे जिलेटिन बोलते हैं, तो जिलेटिन टिक मार देना। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है ध्यान से सुनिए, लिखा प्रिस्क्रिप्शन इज ऑर्डर राइटेन बाय रजिस्टर मेडिसिन प्रैक्टिशनर टू, मतलब जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स लिखते हैं डॉक्टर, उसे कौन देता है? रजिस्टर फार्मासिस्ट देते हैं, तो फार्मासिस्ट पे आप टिक मार देना है। ठीक, पेशेंट नहीं देते हैं, कंपाउंडर नहीं देते हैं, नर्सेस नहीं देती हैं, आपको फार्मासिस्ट वो दवाई प्रोवाइड कराएगा। इनिमा आर एडमिनिस्ट्रेशन, इनिमा क्या होता है? किसी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब्ज बन गया, तो उनको लैट्रिन उतरी नहीं रही, तो इनिमा रेक्टल के थ्रू, मतलब पीछे के थ्रू उनके शरीर के अंदर डाला जाता है, जिससे जो भी कब्ज होती है वो खत्म हो जाती है, तो रेक्टल डाला जाता है। क्या होगा? रेक्टल डाला जाता है। इलिक्जर आर, इलिक्जर देखा जाए तो 2 चीज़ होती है। देखिए इलिक्जर में देखा जाए तो तुम्हारे पास है, ठीक है, यानी वाटर और प्लस में एल्कोहल होती है। क्या होती है? वाटर प्लस में एल्कोहल होती है। वाटर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हाइड्रो, और एल्कोहल के लिए क्या कर देते हैं? एल्कोहलिक का प्रयोग करते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक बोला जाता है। तो क्या लिख रखा? हाइड्रो एल्कोहलिक, मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब 10वां नंबर फिल इन द ब्लैंक, इसमें 1 नंबर का भी हो सकता है, डिफिनेशन वगैरह। अब क्या लिख रखा है? MDI का तुमसे क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए कह दिया MDI का फुल नेम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नंबर डालते हैं 10 नंबर, लिखा है MDI का फुल नेम। यम से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मीटर्ड हो जाएगा, और डी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डोज हो जाएगा, और आई से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इनहेलर हो जाएगा, मीटेड डोज इनहेलर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? कह दिया USP का फुल नेम आपको बताना पड़ेगा, यानी USP, यू से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यूनाइटेड, यस से स्टेट, ठीक है, और आई से पी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फार्माकोपिया हो जाएगा, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। आई से IP पूछेगा तो इंडियन फार्माकोपिया, BP पूछेगा तो ब्रिटिश फार्माकोपिया हो जाएगी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे सामने क्या पूछा हुआ है? कह दिया है, लिखा है लिनीमेंट मस्ट बी नॉट बी अप्लाई ऑन स्किन, मतलब लिनीमेंट कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता? कहीं ब्रोकन स्किन हो गई, ठीक है, कहीं पर स्किन किसी की टूट रही है तो वहाँ पर नहीं प्रयोग किया जाता है, ठीक, तो ब्रोकन स्किन प्रयोग कर देते हैं, ठीक। एवरी डोजेज फॉर्म 13 नंबर लिखते हैं, ठीक है। 13 नंबर में क्या लिख रखा है? एवरी डोजेज फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग्स कंपोनेंट ऑल कार्ड। अब देखिए 2 चीज़ होती हैं, इसको हम जानते हो क्या कहते हैं? एक्सी, ठीक है, यहाँ पर एक्सीपिएंट बोला जाता है, एक्सीपिएंट बोला जाता है। इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है? एक ड्रग्स होती है, क्या होती है? ड्रग्स, और दूसरा तुम्हारे पास क्या होती है? नॉन ड्रग्स होती है। इन दोनों को मिक्स कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीपिएंट बोला जाता है, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है?
ड्रग्स कन्वर्ट इनटू द सूटेबल फॉर्म इज नोन एज, मतलब ड्रग्स को जब सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोजेज फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, डोजेज फॉर्म, जैसे अभी खरीदने जाएंगे ना तो अलग अलग दवाइयाँ होती हैं तो उसे सूटेबल कि भैया अच्छा ये सुबह शाम डोज बना दिया जाता है तो उसको डोजेज फॉर्म बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कह दिया सैचरिन एग्जाम्पल ऑफ। अब इससे भाई सैचरिन क्या हुई, अभी स्वीटनिंग एजेंट में देखेंगे, यानी सैचरिन क्या होता है, एक स्वीटनिंग एजेंट होता है। तो लिखेंगे तुम्हारे पास क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट या स्वीटनर सीधे लिख देना। ठीक है, ये आपके सामने स्वीटनर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ध्यान से सुनिए। कह दिया है 1, ठीक है, 1 टी स्पून फुल इज इक्वल टू, मतलब क्या कह रखा, 1 चम्मच यदि कोई सलूशन आप ले रहे हैं, ठीक है, 1 चम्मच आप सलूशन कोई ले रहे हैं उसमें कितना ml होगा, 1 चम्मच में एटलीस्ट 5 ml होता है तो कितना ml हो जाएगा, 5 ml हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कर दिया वाट डज एच मीन ऑन ए प्रिस्क्राइब, यानी प्रिस्क्रिप्शन। अभी तो भाई सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पूछ दिया। एच मतलब क्या होता है, एच का पहले फुल नेम देखा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, होरा सोमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होरा सोमनी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे आप सुने होंगे दवाइयाँ ओडी चलाई जाती हैं, बीडी चलाई जाती हैं, ठीक है, टीडी यानी टीडीएस चलाई जाती है या सो या वो चलाया जाता है। उसी तरह से एच एक ड्रग्स होती है, जब वो दवाइयाँ एक बार लेनी है जब आप सोते समय, तो यहाँ पर लिख देंगे एच मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोते यानी सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले बेड टाइम पे दिया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बेड टाइम पे जब जाएंगे तब एच का मतलब यहाँ पर होता है। ठीक, ये तुम्हारे 17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर रजिस्टर एज फार्मासिस्ट, मतलब यदि आप रजिस्टर फार्मासिस्ट बनना चाहते तो मिनिमम चाहिए, तो आपके सामने डी फार्मेसी होना ही होना चाहिए। भाई बड़ी सट क्वेश्चन, ये हर साल पूछा जाता। 19 नंबर क्वेश्चन का कहले बहु 18 नंबर जीपीएम है भैया, ठीक है, ये तो 19 नंबर का। 18 नंबर तो तुमसे पूछा जीएमपी, भैया इसको तो भैया आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए जीएमपी का फुल नेम। जीएमपी का फुल नेम देखने कितने सबसे पहले कौन लिख के दिखाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, लिखा वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ऐसी वैक्सीन है जो ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में प्रयोग की जाती है। वैक्सीन का भाई दवाई नहीं कहा, वैक्सीन बोला है। तो वैक्सीन में तुम्हारे पास BCG होती है, एक वैक्सीन जो है स्पेशल टीबी के लिए ही आती है। अब इसको भी देखते हैं कितने मेरे भाई BCG का फुल नेम आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं कितने भाई हमारे पास लिख के दिखाते हैं। ठीक, और आपको लास्ट में बताते चलते हैं, जितने भाई को नोट चाहिए, मतलब इसका पेपर सोल्यूशन का नोट चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट का 25 रुपीज़ प्राइस रखी गई है। आप पेमेंट करिएगा, इसी के लिंक में नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सअप नंबर पे आपको PDF के फॉर्म में सूटेबल से सूटेबल सुनिश्चित करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक, देखिए आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े, 3 साल का पेपर, हम 2022 का पेपर सोल्यूशन, 2023 और 2024 का, इतना का पेपर सोल्यूशन 25 से इससे बाहर तो आई नहीं करेगा। ठीक है, इतने साल आपका पेपर तैयार कर लीजिए, बस बल्ले बल्ले पूरा साल यदि घूमे तब भी कोई टेंशन नहीं। बट आपसे अनुरोध है, यदि देखिए एग्ज़ाम आपका जून में, ये मई चल रहा है, 1 महीना आप कहीं काम करते होंगे तो आपसे अनुरोध है, देखिए काम कोई मजबूरी में ही करता है, चाहे सीखने के लिए पर्पस से करता है, बहुत सारे लोग मजबूरी में करते हैं। ठीक है, तो आप 1 महीना काम बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई बैक लग जाएगा ना। ठीक है, बैक लगता है तो 3-3, 4-4 साल, डी फार्मा 2 साल का है ना, तो 4-4, 5-5 साल लग जाता है क्लियर करने में। ठीक है, तो 1 महीना आप केवल बैठ के कॉन्सनट्रेट होकर पढ़ दीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर आराम से काम करिए। ठीक, 1 महीना, उसके बाद फिर आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और यदि वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कोई त्रुटियां होगी तो उसको भी आप बताएंगे। ठीक, देखिए त्रुटियां आप बताएंगे तो उसको सही किया जाएगा अथवा निवारण किया जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।